और स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ में अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मुंबई स्टूडियो से मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। जी हाँ, ओलंपिक में भारत का खाता खुल गया है। मतलब मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में और पहली महिला वो बन गई हैं शूटिंग में मेडल जीतने वाली। टोक्यो ओलंपिक थोड़ा सा निराशाजनक उनके लिए रहा था। उनके पिस्टल में खराबी आ गई थी, उसके चलते मेडल की रेस से बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ वो लौटी और सिल्वर और ब्रॉन्ज के बीच में सिर्फ पॉइंट का फासला रह गया था। मैं कल वो इवेंट देख रहा था, क्या कमाल के क्षण थे वो। लेकिन अगर बाजारों की बात करें तो रिकॉर्ड क्लोजिंग 24,800 के ऊपर जाकर बंद बाजार हुआ है और शुक्रवार को हमने देखी कि गजब की मंटम हमने बाजार में देखी। मतलब बजट को लेकर जो भी आशंकाएं थी उसको बाजार ने कहीं ना कहीं दूर किया और एफआईआईज ने भी भरपूर पार्टिसिपेशन अपनी दिखाई है। करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है शुक्रवार के दिन। सवाल यह है, क्या बाजार अपना ये मोमेंटम बरकरार रख पाएगा? क्या यहां से हम और बड़ी तेजी देखेंगे या फिर शुक्रवार के बाद फिर से जो पुरानी चिंताएं हैं एसटीटी की या फिर एलटीसीजी एसटीसीजी वो फिर से बाजार पर हावी होंगी? रफ्तार क्या रहेगी? आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे? अगले 2.5 घंटे तक हम अपने पूरे एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और आपके लिए सिलसिलेवार ढंग से इंडेक्स की रणनीति बनाएंगे और साथ साथ जो भी खबरें आई हैं, खास तौर से जो भी नतीजे आए हैं उन नतीजों पर भी फोकस करेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि आज के 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं बाजारों के लिए, पहले उस पर नजर डालेंगे। तो डाउ जोन्स 654 अंक चढ़ा है और वहां पर हम देखें कि तेजी लौटी है। अच्छे संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से अगर बात करें तो, खासतौर से अमेरिकी बाजारों से। डाव, एसएनपी, नेस्डेक वहां पर हमने 1% से ज्यादा की तेजी देखी है। गिफ्ट निफ्टी 25,050 के ऊपर। जी हाँ, 25,000 जिसका आंकड़े का इंतजार हम कर रहे थे कि 25,000 क्या 2025 से पहले आ जाएगा। जी हाँ, वो आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल आ भी जाएगा वो। अब तो कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल एक तरह से रह गया है। गिफ्ट निफ्टी 25,050 के ऊपर कारोबार कर रहा है। नतीजे आए हैं आईसीआईसीआई बैंक के और इंडसइंड पावर ग्रिड के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। इसके अलावा एसीसी, एचपीसीएल, कोलगेट, सीएसबी बैंक, अदानी वेलमर के नतीजे आज आएंगे। आज कोई निफ्टी का नतीजा नहीं है, लेकिन एफएनओ में और कैश में बड़ी कंपनीज के नंबर्स आएंगे, उस पर पूरा का पूरा फोकस हमारा बने रहेगा। लेकिन इंडिया सीमेंट्स ये आज फिर से फोकस में रहेगा। जी हाँ, 390 रुपये प्रति शेयर पर अल्ट्राटेक खरीदेगी करीब करीब 32.5% के आसपास हिस्सेदारी और टोटल जो हिस्सेदारी हो जाएगी वो हो जाएगी इनकी 55% की। तो आज फोकस में जरूर रहेगा। तो सीमेंट में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन लगातार हो रहा है और चूंकि अल्ट्राटेक सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब अगर आप एसीसी, अंबुजा को अगर जोड़ भी दीजिए, उन दोनों को मिलाने के बाद भी अल्ट्राटेक का साइज डबल से भी ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर अल्ट्राटेक भी फोकस में रहेगा और इंडिया सीमेंट तो खैर फोकस में आज रहेगी। तो ये बाजार के लिए 4 सबसे बड़े संकेत। तो अगर हम देखें तो सभी के सभी संकेत जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। कई सारे नतीजे हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा नतीजे आप देखेंगे कि अच्छे आए हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से भी पूरी तरीके से सपोर्ट है और साथ ही आप देखिए गिफ्ट निफ्टी भी आपको पॉजिटिव शुरुआत की ही तैयारी दिखा रहा है। पर इसी के साथ साथ भारत के लिए एक खुशी की बात अभिषेक ये भी है कि हमारा खाता खुल चुका है पेरिस ओलंपिक्स में और हम देखें तो मनु भाकर ने इतिहास रचा है भारत के लिए और क्या शानदार मैच देखने को मिला। आप बता भी रहे थे कि आप ये मैच देख भी रहे थे, काफ़ी कम फासला था पर पूरा भारतवर्ष इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमारे चैंपियन से बात भी की थी। बिल्कुल सृष्टि, बहुत ये मतलब अमेजिंग ये मुकाबला था, रोंगटे खड़े कर देने वाला। कल सचमुच में देख रहा था और हो ये भी सकता था कि सिल्वर आ जाता आपके पास में, लेकिन 0.1 का मार्जिन रह गया। वो थोड़ी सी कसक रह गई, लेकिन ये जो खुशी है ना ये अलग है क्योंकि आप देखिए 12 साल बाद शूटिंग में कोई मेडल आया है। 2012 में आखिरी मेडल आया था और अब जाके ये मेडल आ रहा है। और हाँ, अगर विमेंस शूटिंग की बात करें तो पहला मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसकी शुरुआत की थी 2004 में एथेंस ओलंपिक से। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने 11 अगस्त का वो दिन था,
उस दिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2012 में विजय कुमार ने, गगन नारंग ने मेडल जीते थे। उसके बाद आखिरी जो मेडल आया वो आया वही मेडल था। तो 12 साल के लंबे इंतजार के बाद ये मेडल आ रहा है तो खुशी निश्चित तौर पर दोगुनी है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें निकल के आई हैं। मनु भाकर, इनके कोच, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही मशहूर भारत के जाने माने निशानेबाज थे, शूटर थे, जसपाल राणा, वो इनके कोच हैं। और कल ये बता रही थी मनु, ये मेडल जीतने के बाद, कि नहीं ये गीता पढ़ती हैं। और जसपाल राणा ने यही कहा था कि आप उस पर फोकस कीजिए, उनकी जो लर्निंग से गीता की उस पर आप फोकस करके चलिए। और बिल्कुल 22 साल की उम्र में क्या एज होती है, मतलब इस एज में तो पढ़ रहे होते हैं कॉलेजेस में, और ये मेडल जीता है। अमेजिंग। उम्मीद करेंगे कि और भी मेडल्स आए। शुरुआत खैर हो गई है। अच्छा, पहला मेडल बड़ा खास होता है, हम इंतजार करते हैं, चूंकि इंडियंस हमें बहुत ज़्यादा मेडल ओलंपिक्स में देखने की आदत नहीं है, तो इस लिहाज से बेहद खास और निश्चित तौर पर एक प्राइड का फैक्टर है कि मनु भाकर ने, एक लड़की ने ये मेडल जीता है। चलिए, ये तो अभी शुरुआत है। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके का प्रदर्शन रहता है भारत का। पर अगर भारतीय बाजारों की बात करें अभिषेक, तो आज ग्लोबल ट्रिगर्स भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ना ही सिर्फ फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली यूएस में, पर इसके अलावा अगर अभी फ्यूचर्स की बात करें तो यूएस फ्यूचर्स से भी काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सोने चांदी में भी एक रीबाउंड है, गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव संकेत बता रहा है। तो अभिषेक, बताइए किस तरीके का ग्लोबल सेटअप है फिलहाल, एशियाई बाजार भी किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? संकेत सारे ही ठीक लग रहे हैं सृष्टि। एक जो टेंशन थी कि क्या एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की, लेकिन एफआईएस ने शुक्रवार को जिस तरह से बेहतरीन बाइंग की है 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में, उससे सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। और आज अगर अब ग्लोबल बाजारों की अगर आप बात करें तो डाउ में 650 अंकों की तेजी रही है। नेस्डेक S&P 500 में 1% से ज़्यादा की बढ़त है, तो संकेत ठीक ठाक है। अच्छा, हो क्या रहा था कि अमेरिकी बाजारों हम देख रहे थे कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पर थोड़ा रुझान बढ़ रहा था, मतलब लार्ज कैप से या फिर मल्टी कैप से जो फोकस शिफ्ट होके स्मॉल कैप में आ रहा था। लेकिन अब दोनों में हमने अच्छी मजबूती देखी है। शुक्रवार को रसेल 2000 जो कि उनका स्मॉल कैप का इंडेक्स है, वहाँ पर 1.5% के आसपास की तेजी रही है। 3M कंपनी जो यहाँ पर भी लिस्टेड है, 3M इंडिया मास्क वगैरह बनाती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। स्क्रॉच ब्राइट उसी का प्रोडक्ट है। 1972 के बाद सबसे बड़ी तेजी रही है। शेयर 32%, ये 23% भागा है। पीसी के आंकड़ों पर नजर थी, जून पर्सनल एक्सपेंडिशन के आंकड़ों पर अनुमान के मुताबिक आंकड़े रहे हैं। मंथ ऑन मंथ 0.1% की और ईयर ऑन ईयर 2.5% के आसपास की बढ़त हमने देखी है। लेकिन यह है कि सितंबर में अब ब्याज दरों में यूएस फेड की कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 31 जुलाई को जो बैठक है यूएस फेड की, उसमें फेड की जो कमेंट्री होगी वो बहुत ही अहम होगी। पॉलिसी को लेकर कि क्या वो कह रहे हैं, महंगाई को लेकर क्या उनका बयान है, ग्रोथ को लेकर क्या कह रहे हैं, तो उस पर नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाजारों में भी अर्निंग्स का ट्रिगर है। इस हफ्ते की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आएंगे, मेटा के नंबर आएंगे, एप्पल और अमेजोन के नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम कुछ और आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड है 4.2% के नीचे। दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ने से सोना है 24,440 के करीब। क्रूड में लगातार तीसरे हफ्ते हम कमजोरी देख रहे हैं। हमारे लिए एक और अच्छा ट्रिगर है ये, $80 के आसपास ब्रेंट क्रूड आ गया है। और दुनिया के सबसे बड़े क्रूड इंपोर्टर चीन के तेल इंपोर्ट में करीब करीब 11.25% के आसपास की गिरावट हमने देखी, और इसके ही क्रूड में हम कमजोरी देख रहे हैं। तो आज के लिए अगर बात करें, एशियाई बाजारों से भी संकेत आपको ठीक दिखेंगे। करीब 150 अंकों की तेजी है। गिफ्ट निफ्टी में 25,060 के आसपास के स्तर हैं। चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार, जापान के बाजार, ये सारे के सारे बाजार ऊपर हैं। तो ग्लोबल बाजारों से मूड ठीक है। अर्निंग्स का सपोर्ट है, एफआईआईस की बाइंग हो रही है, लाइफ हाई पर निफ्टी बंद हुआ है। ये तमाम अच्छे ट्रिगर्स हैं। लेकिन आज ट्रिगर्स फिर से बनेंगे नतीजे, क्योंकि आज निफ्टी के नतीजे तो है नहीं, लेकिन बाकी कैश मार्केट के ढेर सारे नतीजे हैं। और इस हफ्ते की बात कर लें तो करीब करीब 130 कंपनीज के नतीजे आएंगे, और उसमें बहुत सारी निफ्टी के बढ़िया नतीजे भी आने की उम्मीद है। तो कई सारे नतीजों पर भी नज़र रहेगी, और आज तो रिएक्शन दिखेगा ही, पर ये हफ्ता पूरा काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है नतीजों के लिहाज से। पर चलिए, अब अगर हम बात करें कई सारे अर्निंग्स की,
ही आपको बताना है कि स्टॉक्स एंड न्यूज़ कौन से फोकस में रहेंगे, ये सभी हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। पर आइए उससे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं कि आज के लिए सेटअप किस तरीके का देखने को मिल रहा है। चाहे वो निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की, तो फ्राइडे को एक शानदार सेशन हमने ऑलरेडी देखा। आज भी उम्मीद है कि जो बुल्स का पूरा फ्लेवर है मार्केट में, जो उनका पूरा पुश है, वो बरकरार रहेगा। आप देखिए करीब 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी 50 में हमें देखने को मिली, 24,800, और आज हम 25,000 के भी दर्शन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो वैसे ही संकेत दे रहा है। तो समझते हैं कि किस तरीके का सेटअप है। और आज हमारे साथ देवांग शाह है, आइए उनका स्वागत करते हैं। देवांग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे निफ्टी और निफ्टी बैंक पे ही रणनीति समझना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप ये दोनों में ही ट्रेड? क्या आज गैप अप के बाद कोई मौके मिल सकते हैं दोनों में? साथ ही बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही इंडेक्स के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें ओवरऑल निफ्टी की, तो निफ्टी में काफी अच्छा एक प्रीवियस सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम देखा अपसाइड में। ये कंटिन्यू रह सकता है, बट जिस तरीके से हम ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं, गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस नाउ फेस कर सकता है निफ्टी फ्यूचर 25,150 अराउंड जोन है, वहां तक एक देखने मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें निफ्टी फ्यूचर की, तो 24,750 सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो एक लेवल ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, कंपेयर करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट से वापस हमें रिवर्सल देखने मिला है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर अराउंड 51,600 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 50,800 का नाउ बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए सपोर्ट है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या कुछ डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, ये बताया। हम अपने और भी एक्सपर्ट से समझेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इंडेक्स का ट्रेड। पर देवांग, आपसे समझना चाहेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव आप कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि कल हमने देखा कि सारे ये पूरे ओवर द वीकेंड जितने भी अर्निंग्स आए उनका काफ़ी सपोर्ट है, ब्रॉडर मार्केट से पार्टिसिपेशन है। तो उम्मीद है दोनों ही बाय कॉल्स होंगे। बताइए आपके कौन से ये स्टॉक पिक्स? यस, डेफिनेटली दोनों ही बाय कॉल है। फर्स्ट कॉल यहाँ रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल हम देख रहे हैं डेली चार्ट पे, आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो भारतीय एयरटेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखते हैं 1480, टारगेट है 1560। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर की ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है। तो हमें लगता है टीवीएस मोटर में भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 2464, टारगेट है 2570। तो दो कॉल्स हैं, दोनों ही लार्ज कैप स्पेस से कॉल्स आ रही हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीवीएस मोटर्स, यहाँ पे उनकी बाय रिकमेंडेशन है। साथ ही भारतीय एयरटेल 1560 का आपको यहाँ पे टारगेट लगा के चलना है। हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम स्पेस में काफ़ी अच्छा एक्शन मोमेंटम कंटिन्यूसली बरकरार है। जितने भी मार्केट्स में उथल पुथल हुई थी, ये टेलीकॉम काउंटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग में थे। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स पे भी आप ध्यान रखिए, यहाँ पर भी देवांग की नज़र है। टीवीएस मोटर्स में भी इनके जो टारगेट्स हैं वो 25,070 के हैं, 2570 के हैं, और 2460 के आसपास इनका स्टॉप लॉस है। आज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग डे भी रहेगा, क्योंकि फाइनली जो है वो ओला का आईपीओ की जो पूरी तैयारी है वो अब चालू हो गई है, क्योंकि 2 अगस्त से आईपीओ खुलेगा। आज कंपनी ने प्राइस बैंड भी अनाउंस कर दिया है कि 72 से 76 रुपए के बीच में है। और जितनी भी चीज़ें लगाई जा रही थी कि ओला को किस तरीके का वैल्यूएशन मिल रहा है या अभी तक फंडिंग आई है, उससे टीवीएस मोटर्स की री रेटिंग ज़रूर हुई है। और कुछ अन्य ऑटो प्लेयर्स जैसे कि बजाज ऑटो को भी थोड़ा सा वैल्यूएशन का पुश मिला है। तो आज ओला का आईपीओ को रिलेटेड भी एक्शन रहेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो हम कंपनी के प्रमोटर भावेश अग्रवाल को भी सुनेंगे। पर इसके अलावा टीवीएस मोटर्स पर भी आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में अभी देखें तो लगभग 20% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ये होल्ड करते हैं। फर्स्ट प्लेयर तो ओला ही है। पर चलिए अब आपके सामने रखते हैं कि अर्निंग्स किस तरीके से आती हुई दिखी है। ढेर सारी अर्निंग्स रही ओवर द वीकेंड। कहाँ पे नतीजे अच्छे आए, कहाँ पे निराशा हाथ लगी, और कहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ अर्निंग्स देखने को मिली। शरद जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट लेकर। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए किस तरीके की अर्निंग्स रिपोर्ट कार्ड आप लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो सबसे पहले ऑफकोर्स निफ्टी के अर्निंग्स में पहले मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक। नतीजे जो हैं स्ट्रॉन्ग आए हैं, अनुमान से बेहतर ओवरऑल देखने मिले।
निम्स में जो है आप कह सकते हैं थोड़ी सी डिटेरिएशन आई है लगभग 4 बेसिस पॉइंट्स का, बट एसेट क्वालिटी ओवरऑल इन लाइन थे विद एस्टिमेट्स। डॉक्टर रेड्डीज की भी बात करें तो यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं और कंपनी ने अप्रूवल कर दिया है फंड इन्फ्यूजन का लगभग 5,400 करोड़ इंटरनेशनल आर्म में, और इम्पॉर्टेंटली शेयर स्प्लिट वो 1:5 उसका भी उन्होंने रेशियो जो है अनाउंस कर दिया है। इंडसइंड बैंक की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे नतीजे जो हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी माइनर डिक्रीज ज़रूर देखने मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनलाइन आया एस्टिमेट से, लगभग 11% का ग्रोथ आया है। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे भी लार्जली नंबर्स जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एक टाइप से रेगुलेटरी बिजनेस होती है तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन नंबर्स में नहीं देखने मिलता है। एनटीपीसी का भी यही सिचुएशन है, नेट प्रॉफिट 12% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। लेकिन कुछ अर्निंग्स हैं जिसके बारे में मैं कहूँगा जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके के फिनटेक, केईसी इंटरनेशनल, जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स। और अगर बात करें स्टॉक्स की तो बंधन बैंक के नतीजे भी स्ट्रॉन्ग आए हैं, हालांकि एसेट क्वालिटी थोड़ी गिरी है। सिटी यूनियन बैंक की शानदार नतीजे आए हैं, स्पेशली जो एसेट क्वालिटी देखिएगा और पैट दोनों में ही अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। काइंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, पैट डबल हो गया है। पीएनबी के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। जीनस पावर इंफ्रा और अनंतराज, नेटवेब टेक, ये सारे स्टॉक्स में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। और इंटरेस्टिंगली जो एसबीआई कार्ड्स है वहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। और आप देख लेंगे अपनी पूरे स्क्रीन पे जो है हमने लाए हैं नंबर्स, टोटली अराउंड 50-60 और नंबर्स आए हैं, तो इनको हमने छाटा है इनलाइन गुड और बैड नंबर्स में। यहाँ पे क्विकहील्स, पन्ना स्फूर्ति, फिनोलेक्स जो है वीकर सेट ऑफ नंबर्स में आते हैं। तो इस लिस्ट में जो है सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमको छोटे करके आपको दे दिए हैं। तो ये आपके अर्निंग्स के इम्पैक्ट वाले स्टॉक्स हैं। देखिए वीकेंड होता है, अर्निंग्स का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब शुक्रवार को, शनिवार को ढेर सारे नतीजे होते हैं, तो एक ही प्लेट पे आप सब कुछ देख लीजिए, कौन से अच्छे आए हैं, कौन से ख़राब आए हैं, कौन से उम्मीद के मुताबिक आए हैं, और सारे के सारे नतीजे आपको एक साथ दिख जाएंगे। शरद, ये बताइए कि खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ पर होगा, स्टॉक्स न्यूज़ कौन से हैं? जी बिल्कुल, खबरों वाला लिस्ट भी बड़ा है क्योंकि ऑफकोर्स फ्राइडे संडे तीनों दिन का ही इन्फॉर्मेशन आ रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है इंडिया सीमेंट्स का। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अप्रूव कर दिया लगभग 33% स्टेक जो श्रीनिवासन फैमिली जो प्रमोटर ग्रुप है इंडिया सीमेंट से, उनसे एक्वायर करने के लिए। जो दाम है वो ध्यान से सुनिएगा, 390 रुपये प्रति शेयर है, यानी कि 4% प्रीमियम पे। अब कंपनी इंडिया सीमेंट जो है सब्सिडरी हो जाएगी अल्ट्राटेक की। अल्ट्राटेक ने एक ओपन ऑफर भी डाला है इसी प्राइस पे जो 26% रहती है सेबी के रूल्स के हिसाब से। और अगर ये ओपन ऑफर फुल्ली सक्सेसफुल रहा तो अल्ट्राटेक का जो होल्डिंग है इंडिया सीमेंट्स में वो 81.5% हो जाएगा। और याद रखिए पिछले ही महीने अल्ट्राटेक ने लगभग 23% स्टेक आर के दमानी से लिया 268 रुपीज़ पर शेयर का। दूसरा स्टॉक रहेगा मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल। यहाँ पे 300 करोड़ की फंड रेज अनाउंसमेंट आई है प्रमोटर्स और अन्य इन्वेस्टर्स से, और बोर्ड ने अप्रूवल दिया है 1:1 बोनस का। थोड़ा देर पहले सृष्टि बता रही थी टीवीएस मोटर्स के बारे में। ऑफकोर्स जितने भी टू व्हीलर ईवी स्टॉक्स है वो आज फोकस में रहेंगे। ओला ने अपनी आरएचपी जो रिलीज़ की है 5500 करोड़ का आईपीओ डेट्स आ गया 6 अगस्त का, और आईपीओ प्राइस भी आ गया थोड़ी देर पहले 72 to 76 रुपीज़ पर शेयर का। आरईसी भी फोकस में रहेगा। उनके चेयरमैन हमारे सिस्टर चैनल ईटी नाउ ने 2 अहम बात कही। सबसे पहला कि वो प्लान कर रहे हैं कि उनकी लोन बुक को डबल करने वाले हैं 10 लाख करोड़ तक 2030 तक, और इस साल 2025 तक जो है कंपनी नेट ज़ीरो एनपीए भी बन जाएगी। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दी है 500 करोड़ की रेज जो क्यूआईपी के ज़रिए होगा। और वही बीएचएल की बात करें तो उनको लगभग 10,000 करोड़ का एक लेटर ऑफ इंटेंट आया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन से झारखंड में ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए। दिव्यानी इंटरनेशनल का भी एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट हुआ है पीवीआर आइनॉक्स का, जहाँ पे वो जो है बिज़नेस जो है फूड कोर्ट्स में होती है मॉल में, वहाँ पे वो सर्विस और दे सकते हैं, स्पेशली जो पीवीआर आइनॉक्स के जो विसिनिटीज़ है उसके अंदर भी। गोदावरी पावर इस्पात में जो परमिशन आ गई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जहाँ पे वो अपनी जो पेलेट की जो प्लांट है उसको लगभग 50% से ज़्यादा जो है उनकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। इंडिको रेमेडीज़ को 7 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आए हैं गोवा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। और वही अगर बायोकॉन की बात करूँ मैं तो बायोलॉजिक्स की जो उनकी आर्म है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, वहाँ पे बेंगलुरु आर्म को लगभग 11 ऑब्जर्वेशन फॉर्म 483 ज़रिए आया है यूएसएफडीए द्वारा। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है खबरों के दम पे। ठीक है, डन। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी डिटेल देने के लिए। इस समय खबरों वाले शेयर्स आपको बता दिए, अर्निंग्स हिसाब से कहाँ पे ख़राब कहाँ पे ठीक है
ये आपने नोटिस कर लिया होगा। प्रशांत सावंत बीच बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा करेंगे बातचीत और समझेंगे क्या करना चाहिए। 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने इन बिटवीन रखना चाहता हूँ। देखिए, जुलाई वाली निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, अब हम ऑलरेडी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसलिए जब लास्ट हफ्ता आया था बजट का और 650 जब आमने सामने टकरा गए, उसके बाद एक बड़ा मूव आया। आप देखिए 400 से लेके 600 तक की पारी एक, उसके बाद से स्पीड से मार्केट ने 250 पॉइंट लास्ट में क्लोजिंग में भी दे दिए। अब हम 25,000 की तरफ बढ़ते हुए इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि अभी भी सीरीज़ की शुरुआत है, सिस्टम में रोल्स काफ़ी होके आ गए हैं और एक कवरिंग के तौर पर आपको दिखेंगे, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 25,000 तक भी लेवल्स देख लें। जो बजट से थोड़ा आगे पीछे होने थे वो हो भी गए हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी नहीं हुई है, वो अभी भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही चल रहा है, तो एक कैचअप रैली बैंक निफ्टी में भी आ सकती है। और बैंक निफ्टी अभी तक 51,300-400 की रेंज में फंसा हुआ है। 51,000 एक सपोर्ट एरिया है, 51,400-500 एक रेजिस्टेंस एरिया है। पार होगा तो यहाँ पे भी कवरिंग का प्रेशर आएगा और एक कवरिंग का प्रेशर 51,800 तक लेके जा सकता है। कुल मिला के अगर आप मार्केट में इंडाइसेस में ट्रेड कर रहे हैं, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। हमने कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करवाया, और जब करवाया तो बैंक निफ्टी के अंदर करीब 2,000 पॉइंट आपके लिए गेन भी करवाए। और फिर से हम ये बात बोलते हैं कि अभी आप मार्केट में किसी भी डिप का वेट करो, नए वाले और पुराने वालों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रशांत सावंत से आज की जरा ट्रेड समझ लेते हैं। प्रशांत जी नमस्ते, बताइए सर आपके ट्रेड कौन से हैं? जी डिम्पी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फर्स्ट पिक जो मुझे लग रहा है वो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जहां एक स्ट्रांग मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है और उसको फॉलो थ्रू मिल सकता है, वो है इंडियन होटल्स। यहाँ पे 634, 632, 634, 632 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के आप 675 के टारगेट्स देख सकते हो, 675। और नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है एक जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही नैरो रेंज में चल रहा था अडानी पोर्ट्स, सो यहाँ पे हम 1525 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा के 1585, 1585 ये टारगेट देख सकते एक तो इंडियन होटल्स हो गया, दूसरा अडानी पोर्ट्स आप बता रहे हो ना, ठीक है सर। कोई ऑप्शंस का ट्रेड नहीं बता रहे, आज छोड़ रहे हो ऑप्शंस का कोई ट्रेड है? जिम्पी जी महीने की शुरुआत है, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करेंगे और ऐसे भी आज गैप अप हो तो और ज्यादा हायर रेंज में लेंगे तो आपकी रिस्क बड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है वेट करेंगे, नेक्स्ट डिप जब आए तब कोई अच्छा ऑप्शन ट्रेड मिले तो उस पर डेफिनेटली डिस्कस कर सकते। वो आपने बड़े शेयर्स चुन लिए हैं, पहला एक तो अडानी पोर्ट्स है, दूसरा आप कह रहे हैं कि सीरीज़ की शुरुआत है, प्रीमियम्स थोड़े हाई है, एक बार थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद आप ऑप्शन में उतरेंगे। ये देखिए समझदारी की बात है। और दिवांशा भी यही बात आपको बता रहे हैं कि भारतीय एयरटेल पे एक ट्रेड लिया जा सकता है उनकी तरफ से। भारतीय एयरटेल के बाद मैं बता दूँ एक बार इसका रोल ओवर इस बार अच्छा गया है, क्योंकि मैं रोल ओवर के आंकड़े हर महीने के चेक करता रहता हूँ, तो इस बार रोल ओवर इसका अच्छा गया है। 1560 का आपको नया टारगेट मिल रहा है, 1480 का एक स्टॉप लॉस है, जाने के लिए कम आने के लिए ज़्यादा पैसे हैं, तो ये शेयर भी लिया जा सकता है। छोटा मोटा डिप मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो आप इसमें ट्रेड देख सकते हैं। तो दिवांग शाह की तरफ से भारतीय एयरटेल हो गया, प्रशांत जी कह रहे हैं इंडियन होटल्स हो गया, अडानी पोर्ट हो गया। 3 सौदे अभी तक आपने नोटिस किए होंगे। एक ऑटो कंपनी पर भी ध्यान रखिएगा जिसका नाम है टीवीएस मोटर, ये भी सर लिस्ट में ही है। ये सारे स्टॉप लॉसेस टारगेट मैं बार बार आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि अगर कोई भी आगे पीछे किसी से मिस हो गया, थोड़ा लेट आया हो, आगे पीछे कुछ ध्यान ना दिया हो, तो ये सभी सौदे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के बारे में भी समझ लेते हैं। गौरव मेरे सहयोगी हैं, उनके पास रिपोर्ट्स हैं, आइए उनसे जानते हैं। गौरव नमस्ते, बताइए सर। जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में शुरुआत करते हैं प्राइवेट बैंक्स के साथ, क्योंकि कई प्राइवेट बैंक जो है वो Q1 के नंबर्स के साथ आ चुके थे वीकेंड पे। और इसी के साथ साथ सबसे पहले बात करते हैं IIFL की, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ICICI बैंक पे एड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1320 रुपीज़ का रखा है। तो अगर हम ICICI बैंक के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे एक डिसेंट नंबर हमें देखने को मिला था, पैट में भी एक अच्छा बीट देखने को मिला था। IIFL का मानना यह है कि कहीं पे वैल्यूएशन प्रीमियम जो है वो थोड़ा आगे जाके नैरो हो सकता है। बट इसी के साथ साथ अगर हम नुवामा की बात करें तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1450 रुपीज़ का दिया है ICICI बैंक के लिए। और उनका मानना यह है कि जो ICICI बैंक का प्रीमियम है पीयर्स को लेके वो थोड़ा एक्सपांड हो सकता है आगे जाके। इसी के साथ अगर हम मैक्वेरी की भी माने तो उन्होंने भी 1300 रुपीज़ पे अपना टारगेट प्राइस जो है
वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो थोड़े वीक नंबर्स हमें देखने को मिले थे। और इसी के ऊपर नुवामा ने जो है अभी बाय रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1690 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे स्लिपेजेस जो है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिले थे। ये जो बाय रेटिंग है वो उन्होंने बरकरार रखा है, क्योंकि एक शार्प करेक्शन जो है प्राइस में वो उन्हें हमें अभी के टाइम में थोड़े टाइम पहले ही देखने को मिला था। इसी के बाद अगर बात करें IIFL की, तो उन्होंने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1620 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो अपवर्ड क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन है वो थोड़ा स्लो हो सकता है उनका अगर पीएस के साथ कंपेयर करें तो, बट म्यूटेड लोन ग्रोथ की वजह से ये जो टारगेट प्राइस है वो कट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं बंधन बैंक की, जहाँ पे नुवामा ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ का दिया है। अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो कई डिसेंट नंबर हमें देखने को मिले थे, बट नुवामा का मानना यह है कि कहीं पे ये जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है वो एक अच्छी बात है, बट उसके बाद लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बैंक के लिए, वो कहीं पे उनको एक प्रॉब्लम लग रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये जो होल्ड रेटिंग है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं इंडिगो की, क्योंकि यहाँ पे JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4950 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके बिजनेस प्रोडक्ट्स को लेके जो भी अनाउंसमेंट है उस पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा इंडिगो के लिए। अगर हम इसके बाद SBI कार्ड्स की बात करें तो उसके भी रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके थे, और इसी के ऊपर बर्नस्टीन ने अभी अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 600 रुपये का दिया है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट में फिर से एक उछाल हमें देखने को मिला था। निम्स जो है वो भी घटते हुए हमें देखने को मिले, और इसके चलते एक अंडर परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखा है। और आखिर में अदानी ग्रीन पे भी नजर रखते हैं, क्योंकि जेफरीज ने अभी यहाँ पे बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2130 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे मैनेजमेंट का फोकस जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे वो काफ़ी अच्छा है, और आगे जाके वो जो खावड़ा का प्रोजेक्ट है 30 मेगावाट का, वो एक गेम चेंजर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। तो ब्रोकरेज तरफ से ये सब कंपनी जो है वो आज फोकस में रहेगी, और हमारी भी नज़र इन सब कंपनीज पे आज के दिन में बनी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो ये तमाम रिपोर्ट्स में फोकस में रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जिन कंपनीज के नतीजे आए हैं वो ज़्यादा फोकस में रहेंगे। ICICI बैंक पर व्यू लेंगे, लेकिन इसके पहले प्रशांत जी आपसे जरा ना अल्ट्राटेक वाली देखिए एक बड़ी कॉर्पोरेट न्यूज़ वीकेंड की वही है। मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर करने जा रही है अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट में। आपको याद होगा, सभी को याद होगा कि जून में 22% स्टेक लेके एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब एन श्रीनिवासन और उनकी फैमिली का जो स्टेक है अल्ट्राटेक खरीद रही है, और 55% टोटल होल्डिंग हो जाएगी। इंडिया सीमेंट की बात करें, जून से लेकर अब तक का जो समय बीता है 180 रुपए का भाव था, डबल से ज्यादा हो गया है शेयर ये, और अल्ट्राटेक में भी हमने तेजी देखी है। प्रशांत, आप ये बताइए कि आपको दोनों में से अगर टेक्निकल्स के बेसिस पर पूछें तो आपको स्ट्रक्चर किसका बेहतर लग रहा है, और क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी, अभिषेक जी, मुझे हमेशा से ही सेक्टर में अल्ट्राटेक काफ़ी अच्छा लगा है। हमेशा मैंने वो रिकमेंड भी किया हुआ है, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री लीडर के साथ बने रहना हमेशा एक सेक्टर का जब स्ट्रेंथ हो, तो उससे पोर्टफोलियो में फ़ायदा होता है। बट आज क्योंकि एक न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा, तो मेरी सलाह होगी अगर किसी के पास पोज़ीशन नहीं है, तो वेट कीजिए, प्राइस को सेटल होने दीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। इमीडिएटली ओपनिंग के बाद कहीं भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक पर देवांग आपसे व्यू लेंगे। एसेट क्वालिटी बेहतर किया है ICICI बैंक ने, और NII में 17% की हेल्दी ग्रोथ है। मार्जिन हम देख रहे हैं कि हालांकि सपाट वहां पर हम देख रहे हैं 4.4 के आसपास है, लेकिन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी इस पर आई, जैसा कि गौरव बता रहे थे। ICICI बैंक को लेकर IIFL और नुवामा की रिपोर्ट है, दोनों की खरीदारी की सलाह है, और नुवामा की जो टारगेट है वो 1450 रुपए के। आप बताइए, ICICI बैंक 1200 रुपए के आसपास के भाव, किस तरह से इसमें आप मौके देख रहे हैं, क्या खरीदारी करनी है इसमें? ICICI बैंक की बात करें तो स्टॉक में एक सपोर्ट है, प्रीवियस जो सपोर्ट था स्टॉक ने वहीं पर एक वापस सपोर्ट लिया, तो पॉसिबल यहाँ से अपसाइड देखने मिल सकता है। 1250 तक के जोन है देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। 1180 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना। आपको थोड़ा हल्का गैप दिखा सकता है, और 25,000 का लेवल तो मेरे को गिफ्ट निफ्टी पे दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 25,000 का लेवल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख लें। बजट के बाद शॉर्ट कवरिंग का जो मोमेंटम आया वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, नोटिस भी हो रहा है, और हम अलग अलग ट्रेड एक्सपर्ट्स के जरिए आपको पता करवा रहे हैं। रत्नेश गोयल से एक बार पता करवा लेते हैं उनके ट्रेड कौन से हैं, उनका ज़रा स्वागत करते हैं। रत्नेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप अखाड़े में आए, इसके लिए बहुत अच्छा लगा हमें, और उम्मीद करते हैं सर अगली बार भी आप ज़रूर आएंगे, और 6 महीने बाद ही वो मौका आपको फिर से मिल जाएगा। रत्नेश जी, अपने ट्रेड जरा और बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, और बिल्कुल बहुत मजा आया अखाड़ा में जो पटकनी लगाई है।
जो बियर्स तो थोड़ा सा हेवी हुए तो उसके बाद में जो पटकने हमने लगाई है बुल्स ने तो उसका तो अलग ही आनंद आ रहा है। और अखाड़े में जो मैंने आपको शेयर दिए थे इंडिया सीमेंट डिम्पी जी, आप देख लो कोई पहलवान ऐसा नहीं कर पाया है जो मेरा पहलवान इंडिया सीमेंट ने ऐसा करा है। और जो पूरी थीम मैंने वाटर मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट की दी थी आपको, वो देखिए अभी भी एक तरफा मूव कर रही है। मी विचारतो होतो त्याला केला का नाही केला असं विचारत होतो. तो जो आ, आज के जो शेयर रहेंगे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा देखना चाहिए हमको कैसा क्या कंसोलिडेट करता है या नहीं। तो पहला जो शेयर है उसमें आईटी से मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा एक वापिस से फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बजट में तेजी के बाद में वापस से रुका था, फिर अब वापस चलने के लिए तैयार है ये। तो 490 रुपए के स्टॉप लॉस से 520 के टारगेट यहाँ पे दिखाई देते हैं। दूसरा जो रहेगा आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया है यहाँ पे 50 डे एवरेज के आसपास में। तो मुझे ऐसा लगता है 1180 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के 1250 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। से बैंक आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लग रहा है। बैंकिंग में से देखिए, बैंकिंग के साथ एक अच्छी चीज़ बताऊँ क्या, बैंकिंग का ना एक्सपायरी थोड़ा पीछे है। ये नुकसान की चीज़ भी हो, ये फ़ायदे की चीज़ भी बनेगी। नुकसान की चीज़ तो ये हुई कि भैया पीछे था इसलिए फील ही नहीं आ पाया, प्रेशर ही नहीं आ पाया। लेकिन 31 तारीख का तो जब निफ्टी ने प्रेशर क्रिएट कर दिया तो आप बहुत हद तक डाइवर्जेंस के साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आप 51,000 पे रह जाओगे और निफ्टी यहाँ से 25,000 हो जाएगा। तो आपको भी थोड़ा ऊपर आना ही होगा, चाहे कैचअप समझो, मजबूरी समझो, जैसे मर्जी समझो। और उसमें से एक आईसीआईसीआई बैंक जो है एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है जहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। दूसरा ट्रेड तो खैर आईटीसी का एक डिफेंसिव हो गया। तो कुल मिला के 3 मेहमान मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तीनों मेहमानों के ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ गए। इंडियन होटल्स, अडानी पोर्ट, भारती एयरटेल, टीवीएस मोटर, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी, ये 6 सौदे हैं और 6 के 6 लॉन्ग साइड के सौदे हैं। कुछ ब्रेकआउट शेयर्स मैंने इन बिटवीन निकाल लिए जब सारी चर्चा हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी लूँगा, स्पीड से टेक्निकल एनालिस्ट का थोड़ा समय भी लूँगा और स्पीड से पता करूँगा। पहला शेयर तो मेरे प्रोड्यूसर का ही है, हिमांशु का। उन्होंने कहा है कि मैंने एक शेयर निकाला है DCW, उसको एक बार ज़रा चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से काफ़ी चल चुका है और एक छोटे से रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। एक बार दिखाएंगे DCW। और प्रशांत सावंत जी जरा तैयार हो जाइए, 3 शेयर बैक टू बैक आपके पास आ रहे हैं। DCW जरा देख के बताइए इसमें क्या करना चाहिए। जी, यहाँ पे क्लियर कट आप अगर देखो तो 21 और 22 जून के बीच एक गैप था 60 के आसपास, 60 के आसपास। हम उसके नीचे ही क्लोज हुए, हालांकि उसके ऊपर ट्रेडिंग हुई थी बट क्लोज उसके नीचे हुए। तो मैं वेट करूंगा कि एक और क्लोज मुझे 62 के ऊपर चाहिए, 62 के ऊपर। ये जब हो तब हम लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 58 58 पे और वहां से टारगेट रखेंगे 75 75 का। वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं बट एक क्लोज 62 के ऊपर आए तो कन्विक्शन के साथ एंटर कर सकते हैं। एक बार 62 के ऊपर आ जाए तो फिर कन्विक्शन के साथ आप एंटर कर सकते हैं। ये हमने DCW का वीकली चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। ये बढ़िया कैंडल है, सारे का सारा एनगल्फ हो गया और उसके बाद लेकिन अब इसकी क्लोजिंग चाहिए 62 के ऊपर। एक बार आ जाएगी तो एक कन्फर्मेशन हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट का। कहोगे तो मैं आपके लॉबी कर देता हूँ। ये पूरे के पूरे चैनल का एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया है, ये वाला हिस्सा। तो 62 के ऊपर एक बार आ जाए तो फिर बढ़िया होगा। दूसरा शेयर है वेल्सपन लिविंग के नाम से एक शेयर है, वेल्सपन लिविंग। एक बार जरा दिखाएंगे आप, वेल्सपन के नाम से एक शेयर होगा, वेल्सपन लिविंग। प्रोड्यूसर साहब एक बार जरा दिखाइएगा। और प्रशांत जी एक बार जरा आप चेक करना इसको। तो डीपी जी, यहाँ मुझे लग रहा है कि लॉन्ग अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 165 पे रख के बने रहिए। इनफैक्ट फ्रेश भी आप खरीदना चाहो तो भी आप 165 के हिसाब से क्वांटिटी बना के बाय कीजिए। टच एंड गो स्टॉप लॉस मत रखिए, स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखिए। ये शेयर अगर यहाँ से सस्टेन करे इस लेवल पे और एक्सेप्ट हो जाए तो मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली 210 215 के लेवल्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, 215 तक के लेवल्स आ सकते हैं वेल्सपन के अंदर। अगर आप वेल्सपन इंडिया को चेक करेंगे या वेल्सपन लिविंग इसका कई बार नाम है, वेल्सपन इंडिया कई लोग अभी भी इसको बोलते हैं। हमारे डाटाबेस में भी अभी उसी सही है। ये आप देखिए क्या बढ़िया वाला ब्रेकआउट इसके अंदर आया है। ये पहले थोड़ा कंजेशन हुआ यानी कि एक साइडवेज हो गया, लेकिन उसके बाद का क्या ब्यूटीफुल एक ब्रेकआउट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो 200 प्लस का होगा। एक एनालिस्ट ने और भी नोटिस कराया था, मैं उनका नाम भूल गया, शायद किरण जी ने नोटिस कराया था हमको वेल्सपन के बारे में। तो 2 शेयर मैंने प्रशांत जी से पता कर लिए। 2 रत्नेश की बारी है, फिर मैं दिवांग से पता करूंगा। रत्नेश जी आप जरा एक शेयर चेक कीजिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक। स्नोमैन लॉजिस्टिक, ये सारे के सारे शेयर ना अपनी लिस्ट बना लीजिएगा आप भी और अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछेगा। हम तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चला देते हैं, हमने डाटा के बेसिस पर चेक कर रहे हैं ये सारे के सारे शेयर। स्नोमैन लॉजिस्टिक एक बार जरा चेक करना।
बिल्कुल डिम्पी जी 93 तक जाने के लिए तैयार है। इसमें काफ़ी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने आपने की एवरेजेस का सपोर्ट भी लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक 93 के टारगेट के लिए ट्रेड करा जा सकता है। ₹80 का स्टॉप लॉस बनता हुआ छोटे स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, आपने बाय कर दिया। अब तक हमने तीनों शेयर किए, तीनों हमारे पास हुए। डीएसडब्ल्यू पर पास हो गया, साथ ही साथ वेल्सपन लिविंग या वेल्सपन इंडिया जिसको आप समझे वो पास हो गया, हमने उस पर बाय की स्टैंप लगाई है। इसके अलावा एक शेयर और था जो सर ने भी बताया हुआ है, स्नोमैन लॉजिस्टिक, वो भी हमारा पास हो गया। तो 3 शेयर अब तक हम मार्केट में दर्शकों के सामने रख चुके हैं और उसकी रीजनिंग है, चार्ट है, सब कुछ आपके सामने है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ ये हम रख रहे हैं। आगे एक शेयर मैं और रखूँगा, उसके बाद फिर मैं गौरांग सर भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनसे कुछ जरा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करेंगे कि क्या से उनको क्या ठीक लग रहा है। एक बार पहले ज़रा एक शेयर और पता कर लेते हैं, ठीक। उस शेयर का नाम है भारत फोर्ज। एक बार देवांग भाई आप इसको चेक करेंगे, भारत फोर्ज, ये शेयर ठीक लग रहा है? भारत फर्स्ट की बात डेफिनेटली स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखते हैं। आफ्टर द करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। तो इसमें अभी भी 1750 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 1630 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो 1630 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, बाय की स्टैंप लगाओ, 1800 का टारगेट हो गया। तो ये भी आपके लिए एक स्टॉप बनता है। हमने कुल मिला के अब तक 4 सौदे पता किए हैं। मेरा सबसे ज़्यादा कन्विक्शन तो आ रहा है स्नोमैन लॉजिस्टिक पे, दूसरा वेल्सपन पे, तीसरा डीएसडब्ल्यू पे थोड़ा खींचा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा डिले मार रहा हूँ उसको, और भारत फोर्स सबसे लास्ट में मेरी तरफ से भी रहेगा। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो मेरे को टेक्निकली बढ़िया लग रहे थे, मैंने अलग से निकाल रखे हैं। एक राउंड की हम क्वेश्चनिंग और भी करेंगे वो बाद में, लेकिन पहले ज़रा गौरांग सर से बातचीत कर लेते हैं। गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर एक बार ज़रा बंधन बैंक के नंबर्स पे आना चाहूँगा, आपने रीड किए हैं सर, आपको ठीक लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, आपका सर अनम्यूट कर सबको लीजिए एक बार सादर प्लीज प्रणाम गौरांग और जी। शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो नंबर्स तो देखे हैं डिम्पी जी, लेकिन दिक्कत बंधन बैंक के साथ ये है, पहले तो वो टॉप मैनेजमेंट के इस्तीफे, फिर एक नए व्यक्ति का चयन उसी पद को संभालने के लिए, और एक उठा फटक सा माहौल है बंधन बैंक का जहां तक नतीजों का सवाल है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ डिम्पी, क्योंकि कभी इसके नतीजे बहुत ही अच्छे आते हैं और कभी इसके नतीजे उतने ही बुरे आते हैं। और इसका कारण ये है कि इनके जो लोन एक्सपोजर यानी कि लोन बुक है, वो थोड़े बहुत वनरेबल सेक्टर के ऊपर ज्यादा निर्भर है। और यही कारण है कि उठापटक का माहौल आप देखते हैं। खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, और अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो 230 तक के लक्ष्यांक मेरे ख्याल से निर्धारित गए हैं अनुमानित आने वाले नतीजों को देख करके। और शायद एक परिवर्तन जो नए व्यक्ति आए हैं सर्वोच्च स्तर पर, वो अगर थोड़ा बहुत बदलाव ला सके और नतीजों में सुधार हो सके तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा। बैंक को लेकर ये व्यू। अच्छा, वीकेंड के दौरान ना पावर कंपनीज के ढेर सारे नतीजे आए हैं, जिसमें कि आरईसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया। आरईसी पर आपसे गौरांग सर व्यू जानना चाहेंगे। नंबर्स इसके ठीक ठाक हैं, लेकिन एक चीज़ इनकी कमेंट्री में आई है वो ये कि इनका कहना है कि 2030 तक लोन बुक को ये डबल करने का इनका प्लान है, और FY25 तक ये एनपीए पूरी तरह से ख़त्म करने का प्लान है। आरईसी वैसे अगर हम फंडामेंटली देखें, अगर हम शेयर प्राइस के लिहाज से देखें तो साल भर में शेयर करीब 3 गुना हो गया है। आरईसी में आप यहाँ से भी आपको लगता है कि वैल्यू बाइंग हो सकती है क्या सर? क्या वैल्यूएशन अभी भी सपोर्टिव है, या फिर अब इतना चलने के बाद थोड़ा सा रिस्क है, या फिर अगर किसी को लेना है थोड़ा सा कूल ऑफ होने का, थोड़ा करेक्ट होने का इंतजार करें? तो अभिषेक, पहले तो आरईसी और पीएफसी ये दोनों ही कंपनियां अगर आप देखें जो कि सरकारी कंपनियां, और ज्यादातर ये कंपनियां ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई है, और पीएफसी जो है वो ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती। अब काफी लंबे समय पहले खरीदारी की राय थी, और जैसे आप भी बता रहे हैं कि पिछले साल भर में करीबन 2-3 गुना हो चुका है, तो हमारे लक्ष्य आ चुके थे। फिर हमने फिलहाल कोई कवरेज यानी कि खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकूंगा वित्तीय तौर पर।
निजी तौर पर माफ कीजिएगा, क्योंकि कवरेज अभी नहीं है। लेकिन 2-3 चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा पूरे ऊर्जा क्षेत्र के लिए, जहां पर ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण अब इतना चल चुके हैं अभिषेक, तो शायद मुनाफा वसूली की चपेट में भी आ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब जब ये गिरे हैं दोनों ही, आरईसी पीएफसी या फिर पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी, जहां पर पावर ग्रिड और एनटीपीसी पर हमारी खरीदारी गिरा है, तो उन्हें फिर से उभरने के लिए, यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी ने आने के लिए समय नहीं लगता है। तुरंत आ जाती है ये खरीदारी और फिर ये अपने नया एक सर्वोच्च स्तर बनाते हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने योजना बनाई है, आने वाले 3 से 5 सालों में जो बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता बनेगी, उसको लेकर के, उसकी निर्भरता को लेकर के इन सब कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। लगे हाथ हमें पावर ग्रिड को लेकर और एनटीपीसी को लेकर फिर राय मिल गई, और आरईसी को लेकर तो राय गौरांग सर ने दी है। प्रशांत जी, आपसे जरा बायोकॉन के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक ठाक रफ्तार दिखाई है शेयर ने, और हालांकि जब जब ये शेयर चलना शुरू होता है ना कोई एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ जाती है। आज की खबर यह है कि बेंगलुरु प्लांट के लिए 11 आपत्तियां मिली हैं यूएस एफडीए से। 370 रुपये का शेयर, अच्छी रफ्तार से चला है ये शेयर। टेक्निकली कहाँ पर आप सपोर्ट देख रहे हैं इसका, और आपको क्या लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रखेगा या फिर आज थोड़ा डिस्ट्रप्शन के बाद अगर नीचे मिले तो फिर खरीदना चाहिए? तो मुझे लग रहा है इसको खरीदने की सही जगह होगी 355 360 के बीच, 355 360, और स्टॉप लॉस रख रहा हूं करीबन 345 345, और वहां से आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 385 390। बायोकॉन बाय ऑन डिप्स 350 के आसपास मिले बेहतर है, 390 रुपये तक जाने का इसमें फिर आपके लिए टारगेट बन जाएगा। गौरांग सर, देवयानी इंटरनेशनल वैसे तो इसने बहुत ज़्यादा खुश नहीं किया है निवेशकों को हाल फिलहाल, लेकिन एक करार किया इन्होंने पीवीआर आइनॉक्स के साथ। आपने भी खबर ये पढ़ी होगी कि फूड कोर्ट बिजनेस के लिए ये करार है पीवीआर आइनॉक्स के साथ। देवयानी, क्या आप दम देख रहे हैं शेयर में इस खबर के चलते? किस तरह, कितनी पॉजिटिव होगी ये? पहले तो इसका आईपीओ जब आया था, शायद तब आईपीओ नोट के आधार पर हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। फिलहाल तो कवरेज नहीं है। पीवीआर आइनॉक्स एक सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट एग्जिबिटर क्षेत्र में कंपनी है, और कुछ ये भी बातें सुनने में आई कि और भी कुछ अधिग्रहण ये करेंगे, यानी कि अपनी जो संख्या है थिएटर्स या स्क्रीन की वो बढ़ाएंगे। अब उस पर स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से तो आया नहीं। दूसरी तरफ देवयानी इंटरनेशनल फूड कोर्ट के लिए करार करती है पीवीआर के साथ, तो ये देखना मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा कि फूड कोर्ट, अगर ये करार पहले तो होता है और फूड कोर्ट ये खुलते हैं पीवीआर में, तो जो सेल्स यानी कि बिक्री होती है वो कितनी सहायता देगी बैलेंस शीट पर देवयानी इंटरनेशनल, जिसकी मेरे ख्याल से अभी अनुमान है नहीं हमारे पास। और क्या ये पूरे भारतवर्ष में पीवीआर आइनॉक्स में अपने फूड कोर्ट्स खोलेंगी जहां पर भी इनके थिएटर्स या फिर एग्जिबिटर स्क्रीन है, ये स्पष्टीकरण भी आया नहीं है। तो विशेष रूप में टिप्पणी मेरे ख्याल से करना मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। अभी करार हुआ भी है और मेरे ख्याल से ये बताना कि आप खरीदारी करें ये अनिवार्य नहीं होगा। योगदान आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाँ, जो नाम लिए उसमें से पीवीआर आइनॉक्स पर हमने खरीदारी की राय बिल्कुल है, बुनियादी तर्क के आधार। पीवीआर आइनॉक्स पर खरीदारी की सलाह है। रत्नेश जी, बजट से पहले हमने देखा कि जो कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर थे वो गिर रहे थे, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, हालांकि चले भी ठीक ठाक थे। उसमें एक नाम है बीएचईएल का। हालांकि हम देख रहे हैं कि रिकवरी भी इसमें आ रही है धीरे धीरे करके, और फिर से 315 रुपये के आसपास का भाव आ गया है। आज एक खबर का भी सपोर्ट है बीएचईएल के लिए कि इनको दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 10,000 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, एलओआई मिला है, और कोडरमा में ये 2x800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट लगाएगी ये कंपनी बीएचईएल। क्या आपको लगता है कि ये रिकवरी वाला फेज ये जारी रहेगा और ये सही लेवल से खरीदने के लिए शेयर को? बीएचएल में देखेंगे तो काफी बड़ा हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। उस समय छोटा सा करेक्शन सप्लाई जोन के आसपास में इसको आया था,
तो एक छोटा करेक्शन लिया है इसने इतनी बड़ी तेजी के बाद में, तो अभी भी इसमें चार्ट में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। काफी अच्छा इसने सपोर्ट लिया है 280 रुपए के आसपास में। उसके बाद में एक तेजी चालू हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है 320-325 रुपए के ऊपर में वापस से अगर निकलता है तो जो अपने प्रीवियस आए थे 335 वहां तक पहुंचने की ताकत रखेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल बनता है यहाँ पे 306 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ। तो BHEL यहाँ पे आप रखिए नज़र पर। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहाँ पे नतीजे आए हैं और ब्रोकरेजेस का भी सपोर्ट है। गौरांग जी, एक बार आपसे फार्मा कंपनीज पे राय जानना चाहेंगे। हालांकि अब जो नतीजों की उम्मीद है वो अच्छी है और साथ ही साथ हमने सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के भी नतीजे देखे, दोनों ही नतीजे काफ़ी शानदार आते हुए दिखे। कैसे देख रहे हैं आप फार्मा कंपनी की अर्निंग्स? क्या यहाँ से जो, क्योंकि इंडेक्स को भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी चाल दिखा रहा है, क्या कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं फार्मा के लिए? क्योंकि क्या फिर से एक बार रुझान वापस आ रहा है और आपकी टॉप पिक्स कौन सी हैं ये भी बताइए प्लीज। तो सृष्टि जी, बजट में कैंसर के कुछ ड्रग्स को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया था और वास्तविकता ये भी है सृष्टि के भारतवर्ष जो हमारा देश है वो पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान थी, है और भविष्य में रहेगा। ये भविष्य में रहने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता है वैसी उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए मेरे ख्याल से एक तो काबिलियत चाहिए और दूसरी तरफ तजुर्बा भी चाहिए, जो मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे तो करीबन 6 या 8 कंपनियां हैं, लेकिन 4 अगर प्राथमिकता वाली कंपनियां अगर आप हमें पूछते हैं तो सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज, ये प्राथमिकता के आधार पर है। इसके अलावा जो मझौली कंपनियां हैं जैसे ऑरबिंदो फार्मा हो गया, नैटको फार्मा हो गया, जाइडस वेलनेस, जाइडस लाइफ, ये सब कंपनियां भी हमारी खरीदारी की सूची में। तो जाइडस वेलनेस भी जो है सूची में है और बाकी दिग्गज कंपनीज जिसमें कि नैटको फार्मा भी शामिल है। पर आज जाइडस लाइफ पे भी एक ब्रोकरेज नोट आया है, एक अपग्रेड आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। एक बार इस पे और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपने हर एक शेयर को 5 शेयर में स्प्लिट कर देंगे। साथ ही नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं सभी पैमानों पे, उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं। एक बार रत्नेश जी क्विकली आपसे दोनों ही काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही जाइडस लाइफ के लिए? डॉक्टर रेड्डी आप देखेंगे तो ऑलरेडी काफी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे तो नतीजों पे कैसे क्या रहता है उसके ऊपर एक देखना रहेगा, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो नीचे में सपोर्ट है इसको 6790 6800 के आसपास में काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है। वो उसके और यहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेके कोई किसी ने नीचे में ले रखा है तो वो वाले स्टॉप लॉस के साथ में ये अभी होल्ड कर सकते हैं। और अगर हम जाइडोस लाइफ दूसरा देखें तो जाइडोस लाइफ में भी काफी अच्छा हमको अभी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये भी काफी थोड़ा सा अपने शॉर्ट टर्म में ऐसा भी एवरेज से थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 1160 1170 के आसपास में आता तो वहाँ पे खरीदारी अच्छी बन सकती है, या वो स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास में है वो होल्ड इसको रख सकते हैं। तो निचले स्तरों पे आप बाय करें, पर दोनों ही काउंटर्स में फिलहाल एक होल्ड है क्योंकि हमने देखा था कि जब सिप्ला के भी नंबर्स आए थे ऑल टाइम हाई यूएस सेल्स कंपनी ने दर्ज की और फ्राइडे को ही क्लोजिंग जो है लगभग उसने 5% ज़्यादा की मजबूती के साथ दी। तो ये सभी कंपनीज पे आप एक बार फोकस ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा SBI कार्ड्स, यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी निराशाजनक हैं। यहाँ पे एक ब्रोकरेज का डाउनग्रेड भी आया है। एक बार क्विकली देवांग आपसे समझना चाहेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं SBI कार्ड के लिए? SBI कार्ड की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में अभी भी जो पैटर्न्स है चार्ट पैटर्न और नेगेटिव ट्रेंड अभी भी शो हो रहा है। तो लेवल फॉर अराउंड 700 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 740 का ना इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो अभी भी ट्रेंड अभी स्टॉक में नेगेटिव है, तो पॉसिबल है करेक्शन देखने मिल सकता है। ट्रेंड अभी नेगेटिव है, करेक्शन जो है वो बरकरार रहेगी। जी हाँ, वो तो लाजमी है क्योंकि नतीजे जो हैं काफ़ी ख़राब हैं और साथ ही ब्रोकरेजेस का भी जो भरोसा है वो इस काउंटर पे फ़िलहाल अभी लौटता हुआ नहीं दिखा है। कुछ और कंपनीज़ की बात कर लेते हैं जहाँ पे जो नतीजे हैं वो भी आए हैं, कुछ खबरों का भी एक्शन है। हमने देखा कि ONGC यहाँ पे भी एक खबर आई है और जैसा कि अभी अभिषेक भी हाईलाइट कर रहे थे कि BHEL ONGC काउंटर्स जो हैं
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार प्रशांत क्विकली आपसे ONGC पे लेवल्स चेक करना चाहेंगे, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स कैसे बता रहे हैं, किस तरीके का मूव आ सकता है इस पे? जी, मैंने ये पिछले हफ्ते रेकमेंड किया हुआ था कहीं, और फॉर टारगेट्स अराउंड 335 जो अचीव हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए, तो करंट लेवल पे मुझे लग रहा है कि अगर कोई लॉन्ग हो तो 325 के नीचे 324 323 स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करे। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत 329 328 जोन मिल जाए, वहां आप एंटर हो सकते हो। स्टॉप लॉस वही रखेंगे 324 स्पॉट क्लोजिंग, और यहाँ से आप टारगेट करीबन 345 तक के रख सकते हो, 345। ठीक है। गुरांग सर, अभी मेरे को किसी ने एक शेयर नोट करवाया, उसका नाम है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी। आप इसको कवर करते हैं सर? ये लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास का ये IPO लिस्टिंग है। ये ई गवर्नेंस के बिजनेस में है सर, ये ठेके लेता है सरकारी। हाँ, आप जानते हैं सर इस कंपनी के बारे में? है कवरेज में आपकी ये? नहीं डिम्पी जी, इस पर कवरेज नहीं है तो हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाए। वैसे बाय द वे शेयर काफ़ी अच्छा चला है सर। अगर देखेंगे तो 3 महीने के अंदर ये शेयर करीब 600 रुपये चला, और ये हालांकि इसकी लिस्टिंग भी ठीक ही हुई थी गैप के साथ, और ये 1200 से सीधा 1800 की जर्नी इसने कुछ एक दिनों में ही दिखाई है। मेरे पास एक चार्ट भी है, मैंने डेली चार्ट पे दिखा रखा है, वो भी आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। खैर एनी हाउ, अब जब इस पर कवरेज नहीं है तो एक बार मैं इस पर टेक्निकल्स भी नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं लग पाएगा। इसको 1 मिनट के लिए ड्रॉप कर देते हैं। 2-4 शेयर मैंने और निकाल रखे हैं, वो सबके सब ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट के। मेरी स्क्रीन को दिखाते जाना बैक टू बैक। हाँ, एक और शेयर मैंने निकाला है, उस शेयर का नाम है नाहर स्पिनिंग। बजट तो निपट गया, बजट में तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जिस पे कुछ ना कुछ बोला जाना था लेकिन बोला नहीं गया। एक बार रत्नेश भाई नाहर स्पिनिंग जरा चेक करो। मेरे हिसाब से तो शेयर अभी और चलना चाहिए, ये बजट और नॉन बजट वाला मामला ही नहीं है, अभी तो और चलना चाहिए। थोड़ा बांग्लादेश कनेक्शन मेरे को ज़्यादा इसका लग रहा है बजाय बजट का। नाहर स्पिनिंग देखे तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इसमें। अभी भी इसमें मार्केट के साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बेस बना रहा है। अभी जो इसको सप्लाई आ रहा है मेरे हिसाब से 360 रुपए के आसपास में मेजर सप्लाई है इसको। ये निकलेगा तो फिर इसमें तेजी होगी 400 रुपए तक के लिए हो सकती है, पर अभी टेक्निकल फॉर्म जरूर यहाँ से बन सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अभी फेवरेबल में 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला जो टारगेट 360, उसके बाद में फिर एक ब्रेकआउट तेजी आएगी जो 400 रुपए तक की इसको लेके जा सकती है। नाहर स्पिनिंग का चार्ट आप देख लीजिए, क्या ब्यूटीफुल से प्लेस्ड है पूरी तरह से। मैं आपके लिए कहूँ तो मैं नोटिस फिर से करवा देता हूँ। ये एरिया है जहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, और पूरा एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के शेयर्स काफ़ी चलते हैं, काफ़ी बेहतर दिनों तक चलते रहते हैं। ये सब नोटिस करने वाले शेयर्स हैं। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिएगा, हम बार बार अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपको दिखाते रहेंगे। एक और शेयर मैंने इसी तरह से लिस्ट में निकाला है, वो शेयर का नाम है PEL, पिरामिल एंटरप्राइजेस। एक बार जरा ये शेयर दिखाइएगा तो PEL, पिरामिल एंटरप्राइजेस। ये अगली सीरीज़ के लिए भी बढ़िया जा सकता है शेयर पिरामिल एंटरप्राइजेस। इस सीरीज़ में भी इसने काफ़ी अच्छा कमाल किया और टिपिकली एक ब्रेकआउट भी किया है। मेरी पुरानी ड्राइंग्स ही बनी हुई है, एज इट इज़ दिखा देना वीकली चार्ट्स पे, और ये पूरी तरह से एक फनल का ब्रेकआउट है। एक बार प्रशांत जी आप चेक करेंगे पिरामिल एंटरप्राइजेस। डिम्पी जी, अभी जस्ट आपके कहने से 5 मिनट पहले मैं यही ट्रैक कर रहा था। मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टॉक 1004 1005 इस जोन को क्रॉस कर दे, तो शायद इस हफ्ते में ये 4 से 5% की मूव देखे, ऑलमोस्ट 1050 1060 ये जोन दिखा सकता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, और 1005 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 990, करीबन 1 से 1.5% आपकी रिस्क होगी। टारगेट होगा 1050 1060। ओके ठीक है, 1060 तक ये शेयर जा सकता है। देखिए जो हमने आपको चार्ट दिखाया है ना, ये ऊपर सारी रेजिस्टेंस वाली लाइन है, ये इसको पार नहीं होने दे रही थी, और नीचे सपोर्ट वाली लाइन है। इन दोनों में से ना कुछ एक टूटना जरूरी होता है, तभी मार्केट के अंदर आएगा। ये पहले देखिए कितना वाइड था ये, उसके बाद धीरे 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 करते हुए इसको यहाँ पे आके फनल कहते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे मूव करेगा। और अभी ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़ा सा कन्फर्मेशन और मिल जाए उसके बाद ये साफ़ हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, 1400 रुपये का भी हो जाए, ठीक है। तो पिरामिल एंटरप्राइज हमने सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पर आपके सामने रखा। अपने वित्तीय सलाहकारों से आप एक बार पूछ लीजिएगा। देवांग, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, वो शेयर थोड़ा धीरे चलेगा बट हाँ वो बढ़िया चल सकता है। उस शेयर का नाम है थायरोकेयर,
एक बार जरा आप स्क्रीन पर दिखाइएगा थायरोकेयर, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ थायरोकेयर। सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन भी चाहिए सर इस पे। अगर की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में देखा गया है कि कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है। फर्दर अभी अपसाइड और देखने मिल सकता है, अराउंड 830 तक 828 तक के जोन है स्टॉक में देखने मिल सकते हैं, और 730 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक दिस ईयर कहने का मतलब है कि अभी तक जब तक चला है तब से बढ़िया चल चुका है। 20% का रिटर्न आपको 6 महीने में दे चुका है शेयर। और वीकली चार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किए हुए, अगर आप दिखाना चाहें तो बहुत ही शानदार इसका बेस बन गया है। और ना केवल बेस बन गया बल्कि ये वॉल्यूम भी दिखा रहा है। मैं आपको कहूँगा तो वॉल्यूम की चार्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वॉल्यूम का बार है और साथ ही इसका ये प्राइस का बार है। कितना शानदार बढ़िया से मूव। अच्छा, इसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने आप से कुछ दिन देखेंगे ना तो आपको अपने आप से चार्ट समझ में आने लग जाएगा और चीज़ समझ में आने लग जाएगी प्राइस एक्शन क्या है। दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट्स में, और सारी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा, बट हाँ प्राइस और वॉल्यूम अगर समझ में आ गया तो फिर उसी से ही काम हो जाएगा, क्योंकि यही आत्मा और शरीर है। आगे तो और सारी प्रकृति है, और सब तो आपको जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए, लेकिन मेन भाव यही है, भाव और उसके पीछे लगा हुआ वॉल्यूम। एक शेयर में को और पता करना है, वो एक्चुअली पता क्या करना है, जरा केमिकल्स वाला शेयर है, वो है SRF। गुरांग सर एक बार आप कवर करते हैं इसको, SRF को। अगर आपकी है कवरेज लिस्ट में तो इसके बारे में बताइएगा, नहीं है तो फिर इससे जुड़े हुए सेक्टर के बारे में कोई भी अच्छी कंपनी वो बता दो आप। तो डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ज्यादातर स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स वगैरह में कामकाज करती हैं। खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर 4,800 तक के, माफ कीजिएगा, 2,500 2,600 तक के लक्ष्यांक SRF पर निर्धारित है। और वॉल्यूम्स थोड़ा बहुत दिक्कत है, डिम्पी, इतने वॉल्यूम्स होते नहीं है। अगर आप कारोबार यानी कि छोटी या मध्यम अवधि के लिए कुछ काम करने की बात करते हो तो हाँ, लेकिन बुनियादी दर के आधार पर हमें बिल्कुल अच्छा लगता है। और 2,500 2,600 के लक्ष्यांक है। अगर आपका निवेश है तो बने रहे। ठीक है, क्योंकि अब टिक आना शुरू हो गए इसलिए आपको 2400 पर गैप के साथ खुल रहा है। वैसे इसकी क्लोजिंग 2500 के आसपास की नहीं थी, ये 2400 समथिंग का क्लोज था। और ये मैंने आपके लिए ना इसका वीकली चार्ट ड्रॉ किया हुआ। आप देखो ना इस शेयर के अंदर कन्फ्यूजन का लेवल किस तरह से, कन्फ्यूजन भी नहीं मैं बोलूँगा, ना तो स्ट्रेंथ है ना ही वीकनेस है, चर्निंग हो रही है, और वो इतनी माहीन चर्निंग हो रही है कि आपको ये शेयर बहुत परेशान करके रखेगा। देखिए इसकी रेंज है, ये डबल और ट्रिपल टाइप बॉटम बनाओ, लेकिन उसका जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है, फिर जितना ऊपर जाता है उतना फिर नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब है ना तो ये जीने देगा ना तो ये मरने देगा, फिलहाल अभी ऐसे करके रखेगा। जिस तरफ का भी ब्रेकआउट होता है उस तरफ के लिए बड़े मूव के लिए तैयार हो जाइएगा। नीचे के चांसेस कम है, क्योंकि नीचे जाते ही ये 200 दिनों की एवरेज भी चेज कर रही है, जिसको बचा लेगी। ऊपर आएगा तो ये चैनल का ब्रेकआउट होगा, नया मूव आएगा। गुरांग सर की लिस्ट में है, मोटा मोटी उन्होंने बता दिया है, लेकिन मैंने आपको टेक्निकली प्रूफ भी कर दिया कि क्यों मैंने ये पूछा और इसके पीछे की वजह क्या थी। अब आगे बढ़ रहे हैं, मेरे सहयोगियों के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। अभिषेक। ठीक है, SRF को लेकर ये व्यू। गुरांग सर आपसे ना एक बार फिर से मैं अल्ट्राटेक पर एक फंडामेंटल व्यू चाहूँगा, क्योंकि हम टेक्निकल व्यू तो ले चुके हैं और प्रशांत जी का कहना है कि नहीं सही है और चलना चाहिए। देखिए प्री ओपन की शुरुआत हो गई है और उसके टेक्स आने भी शुरू हो गए हैं, और आज आप 25,000 की तैयारी बिल्कुल कर लीजिए। वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल था, 400 अंकों की बेहतरीन हमने देखी, 400 से 800 की रैली कमाल की तय की थी निफ्टी ने। अगर हम अल्ट्राटेक की बात करें गुरांग सर, तो आपको याद होगा कि 32,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान का ऐलान किया था अगले 3 साल में, और ये इंडिया सीमेंट जिसकी कैपेसिटी 14 MTPA है, इसको भी ऐड कर रही है। टोटल वो टारगेट कर रहे हैं 200 MTPA की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर। अल्ट्राटेक आपको लगता है कि लीडर तो है ही, लेकिन वैल्यूएशन वाइज भी एक बढ़िया कंपनी है इस भाव पर? ये इस भाव की परिभाषा अभिषेक मेरे तो समझ में आती नहीं है, क्योंकि मैं भाव को कम ध्यान में रखता हूँ, कामकाज और कंपनी के आंकड़ों को ज्यादा तवज्जो और अहमियत देता हूँ। तो मेरे लिए तो हर भाव भगवान है, और हर भाव अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है
तो हर भाव अच्छा भाव है अगर आपको निवेश करना है तो अल्ट्राटेक को लेकर के पहले तो जो भी कंपनियों का अधिग्रहण किया अभिषेक, उसके आधार पर ये सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादन होने वाली बनाने वाली कंपनी बन गई, पहली बात। दूसरी बात, सीमेंट क्षेत्र में एक बहुत बड़ी दिक्कत है एंट्री बैरियर्स, यानी कि नई उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और भिन्न विभिन्न औपचारिक स्तर पर जो संगठन है उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ती है और वो बहुत कम मिलती है, क्योंकि पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके आधार पर आपको अनुमति नहीं मिल सकती। तो जाहिर है जो छोटी कंपनियां हैं, छोटी उत्पादन क्षमता वाली कंपनियां, वो एक टारगेट बन जाते हैं बड़ी कंपनियों को टेक ओवर के रूप में। बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है और मेरे ख्याल से बारिश के मौसम में इस साल एक नया रिकॉर्ड बनेगा जहां तक सीमेंट की बोरियों का आवागमन का आंकड़ा है। पिछले साल में जब बारिश का समय था, वहां पर जो मात्रा में आवागमन हुआ है सीमेंट की बोरियों का, उसके सामने अब तक जो बारिश हुई है उससे ज्यादा आंकड़ा आया है। तो एक जो सोच विचारधारा होती है ना कि बारिश के मौसम में निर्माण कार्य ठप हो जाता है, वो नहीं है। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और बुनियादी दर के आधार पर अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी की राय है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी की राय है। एक और चीज़ हो रही है कि आप देखिए क्रूड भी एक फैक्टर बनता है ये सीमेंट कंपनीज के लिए, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है सीमेंट कंपनीज के लिए। तो क्रूड अगर $80 के आसपास आ गए हैं, थोड़े से मार्जिन इंप्रूव करने में, थोड़ा बेटर करने में कंपनीज को मदद मिलती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं 9 के नौरत्न लेकर, यानी कि वो 9 शेयर जो आज खबरों के दम पर एक्शन जरूर दिखाएंगे। शरद बताइए क्या है आपकी लिस्ट में आज? जी बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया सीमेंट्स फोकस में रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अप्रूव कर दिया ऑलमोस्ट 33% स्टेक की एक्विजिशन। और याद रखिए जो प्राइसिंग है वो 390 रुपये प्रति शेयर पे है। प्रमोटर श्रीनिवासन फैमिली को जो दिया जाएगा 4% प्रीमियम पे है। इंडिया सीमेंट जो है अब ऑफिशियली अल्ट्राटेक का जो है सब्सिडरी बन जाएगा। ओपन ऑफर भी आएगा 26% का सेम प्राइसिंग पे, और अगर ये ओपन ऑफर सक्सेसफुल होता है तब अल्ट्राटेक को जो है लगभग 82% स्टेक होल्डिंग जो है इंडिया सीमेंट में आएगा। इंटरेस्टिंगली पिछले महीने अल्ट्राटेक ने लगभग 23% स्टेक की एक्विजिशन आर.के. दमानी फैमिली से किया, लगभग 268 रुपीज़ पर शेयर का। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने जो है अपनी आरएचपी रिलीज़ कर दी है। 5,500 करोड़ रुपए रेज करेंगे आईपीओ के जरिए। आईपीओ की डेट्स के बारे में बात करें तो लगभग 2 to 6 अगस्त जो है आईपीओ डेट्स रहने वाली है, और प्राइस बैंड रहेगा 72 to 76 रुपीज़ पर शेयर का। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो शानदार नतीजे आए हैं और कंपनी ने भी जो है 500 करोड़ रुपए रेज करेंगे क्यूआईपी के जरिए, तो ज़रूर स्टॉक में फोकस रखिएगा। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स की बात करें तो नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं Q1 के, और बोर्ड ने शेयर स्प्लिट का अप्रूवल दे दिया है। 1 के बदले 5 शेयर का जो है विभाजन की मंजूरी है। रेवेन्यू ग्रोथ जो थी ऑफकोर्स जेनरिक्स बिजनेस जो यूएस में आई है उसके कारण हुई थी, और जो लाइसेंसिंग की बिजनेस हुई है सनोफी की वैक्सीन की इंडिया में, उसके कारण रेवेन्यू में एक अच्छी बम्प आई है। अनंतराज की बात करें तो Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। रेवेन्यू लगभग 50% भागा है और पैट में भी 80% का उछाल देखने मिला है। हाल ही में कंपनी ने गूगल के साथ करार किया था डेटा सेंटर के साथ। BHL को भी जो है लगभग 10,000 करोड़ का LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट जो मिला है, ये मिला है दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। ये जो है झारखंड के EPC प्रोजेक्ट्स को लेके है, तो BHEL पे भी जो है आज फोकस रहेगा। हमारा 7वां स्टॉक रहेगा मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल। यहाँ पे बात करें तो 300 करोड़ का फंड रेज जो है कंपनी ने अनाउंस किया है प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स से, और बोर्ड ने 1:1 का बोनस इशू भी दिया है। हमारा 8वां स्टॉक रहेगा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी आने वाला है। जेफरीज ने जो है इनिशिएट बाई रखा है, टारगेट प्राइस है 2130 पर शेयर, और खावड़ा की जो 30 गीगावाट की एग्जीक्यूशन है वो एक अहम ट्रिगर रहने वाला है। और बैलेंस शीट की लिवरेज भी जो घट सकती है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा घट सकता है, 2.8x आ सकता है 2030 में। ये आपका डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात कर रहा था। आखिरी स्टॉक रहेगा हमारा खबर का सेगमेंट, और यहाँ पे जो है ज्योति CNC ऑटोमेशन फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी जो है करीब 1000 करोड़ का जो है ब्लॉक डील हो सकता है, लगभग 2% से ज़्यादा की जो है साइज़ रहेगी। और याद रखिए जो लाइकली सेलर हो सकते हैं HNI सेगमेंट हो सकता है। ये अब्जॉर्प्शन जो है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स ये जो प्री ब्लॉक डील जो सेगमेंट में जो हमने ऑलरेडी ज्योति CNC ऑटोमेशन में जो है एक्शन आज देख लिया है।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे रहेगी नज़र। अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं शुरुआत होने में, पर उससे पहले हमारे साथ शिवांगी भी जुड़ चुकी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शिवांगी, बताइए आज के लिए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है, कहाँ पे है आपकी नज़र? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। बाजार में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी स्पॉट बेस्ड बाइंग है, स्विफ्ट रिकवरी है, बुल्स पूरे एक्शन में नजर आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मेरा पहला पिक जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म पैक में से है इंडियन होटल। यहाँ पे स्टॉक में हमने देखा है कि 4 हफ्तों के लोअर हाइस का नेगेशन हुआ है। काफी शानदार रूप से प्राइस वॉल्यूम ऐड हुए हैं पूरे हफ्ते पिछले हफ्ते, और यहाँ पे लॉन्ग्स अब ऐड होना शुरू हुआ है शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। काफ़ी पॉज़िटिव लग रहा है ये स्टॉक, और इसमें ज़रूर हमें कैप्चर करना चाहिए। 675 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 635 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, तो इंडियन होटल्स यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम भी हम देख रहे हैं, पूरी टूरिज्म थीम में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। ये कॉल आती हुई शिवांगी की तरफ से। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज अदानी ग्रीन भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जेफरीज की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। एक बार रत्नेश क्विकली आपसे समझना चाहेंगे अदानी ग्रीन कैसे आप देख रहे हैं चार्ट्स पे? रत्नेश? जी बिल्कुल। अडानी ग्रीन में देखेंगे तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि पूरा काफी टाइम से इसमें अंडर परफॉर्मेंस है। अभी किसी भी तरह के इसमें तेजी के सिग्नल नहीं बन रहे। बस अपने कंसोलिडेशन कर रहे हैं अपने की एवरेजेस के आसपास में। तो अभी बहुत ज्यादा तेजी तो मुझे दिखाई नहीं देती। किसी ने ले रखा है तो 1770 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट नहीं दिखते यहाँ पे। कहीं ये टेक्निकल बाउंस आता है तो 1900 तक के लिए आ सकता है, पर अभी ये ओवरऑल जो रेंज है कंसोलिडेशन की रेंज है अभी। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन के फेज में है अदानी ग्रीन एनर्जी। पर जेफरीज के मुताबिक उनकी खरीदारी की राय है। 2130 के टारगेट्स दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स देख रहे हैं, और साथ ही बैलेंस शीट भी काफ़ी जो है वो मजबूत बता रहे हैं अदानी ग्रीन की। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो आज पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी तो है ही, जहां पे गिफ्ट निफ्टी से भी लगातार पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे। साथ ही देखें तो कुछ एक काउंटर्स एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, हिंडाल्को, ये सभी जो है एक पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। पर आज कई दिनों बाद अपोलो हॉस्पिटल्स में भी एक्शन है। 1.7% की तेजी के साथ जो है ये शुरुआत की तैयारी है। अभी गिरने वाले शेयर्स की संख्या पे भी आज इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि अभी फिलहाल तो मात्र 2 ही स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के लूजर्स की लिस्ट में शामिल हैं। तो देखते हैं किस तरीके का एक्शन है। पर कई दिनों बाद जो है अपोलो हॉस्पिटल्स जो है सामने आते हुए दिखा है। एक बार इसको भी देखेंगे स्टॉक में। हालांकि एक मोमेंटम तो था, फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ये काउंटर, और आज भी पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी। पर पिछले हाइस को शायद ये क्रॉस कर सकता है। देवांग, क्या यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? प्रीवियस हाइस को क्रॉस करने की तैयारी है, पर क्या इस मूव के बाद क्या आपको लगता है अभी भी मौके हैं यहाँ पे? हॉस्पिटल के बाद डेफिनेटली स्टॉक्स में अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है। अभी भी लग रहा है कि पॉसिबल अपसाइड देखने मिल सकता है। नियर बाय जो टारगेट है अराउंड 6900 तक के जोने देखने मिल सकते हैं। 6600 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, डन। तो कुछ कुछ और ज़रा चेक करवा लेते हैं, और बढ़िया शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। खैर, अब हम मार्केट की ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 मिनट का समय है। एक बार ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्रीज लेवल दिखाएंगे, कहाँ पे फ्रीज हुआ है। निफ्टी हुआ 108 पॉइंट ऊपर, जस्ट 25,000 के नीचे 24,943 पे। बैंक निफ्टी प्लस हुआ है 250 पॉइंट और जस्ट 51,500 के ऊपर। जो बात मैं आपसे सुबह कह रहा था कि निफ्टी का इफेक्ट बहुत फास्ट था, बहुत फ्यूरियस था, पहले गिरा भी नहीं था। आपको पता है कि बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट टूट गया था अपने हाई से, लेकिन निफ्टी के अंदर सिर्फ 500 पॉइंट की गिरावट तक आई। तो ये डाइवर्जेंस आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस और निफ्टी के अंदर ज़्यादा स्ट्रांगनेस का दिख रहा होगा। अभी भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा कैचअप के तौर पर होगा, क्योंकि 31 को बैंक निफ्टी की इस मंथ की, जुलाई मंथ की एक्सपायरी है। और इस बार ये पहली बार भी ऐसा हो रहा होगा, और ये रेयरेस्ट भी हो रहा है। पहली बार तो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी नियम चेंज हुए हैं कि भाई निफ्टी 1 डे बिफोर होगा, इससे पहले तो एक होते थे। तो ये पहली बार भी है और अब तक का सबसे बड़ा गैप भी है।
कि आप 25 तारीख को निफ्टी को करते हो और 31 तारीख को बैंक निफ्टी का करते हो, सेम मंथ की एक्सपायरी। लेकिन है तो है भाई, ये ठीक है, एक्सचेंजेस का अपना फैसला है। एनी हाउ, तो ये एक आज नोटिसेबल चीज़ रहेगी कि बैंक निफ्टी कितना कैचअप करता है। मेरे हिसाब से 51,800 तक मार्केट का मोमेंटो आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा शेयर्स में आपको दिखाता हूँ कौन कौन से आज गैप के साथ शेयर खुल रहे हैं। अच्छा, मैं शेयर्स आपको बताऊँ, इस बीच ना मिड कैप का इंडेक्स भी आप दिखा देना, स्मॉल और मिड कैप का इंडेक्स, वहाँ पर भी आप देखेंगे वो तो खैर गिरा भी नहीं था, और वहाँ पे बढ़िया आज फिर से ओपनिंग देखने को मिल रही है मिड कैप और स्मॉल कैप। तो आज छोटे शेयर्स भी ढूंढेगा, कैश के स्टॉक्स भी आपको ठीक दिखेंगे। मार्केट के अंदर आज रिकॉर्ड ओपनिंग होने जा रही है। एनटीपीसी खुल रहा है 1.5% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल और हिंडाल्को, इन 5 शेयर्स जो मैंने नाम लिए, इसमें रिलायंस नहीं है, एचडीएफसी नहीं है, टीसीएस नहीं है, इन्फोसिस नहीं है, और इसके अलावा एलएनटी नहीं है, एचयूएल नहीं है। तो पाँचों के पाँचों वो तो मिस हैं बड़े शेयर्स, बट फिर भी जो शेयर्स मैंने नाम लिए, एनटीपीसी, अपोलो, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल और हिंडाल्को, इन सब के पास बढ़त करीब करीब 1% की है। वीक कौन खुल रहा है? पावर ग्रिड खुल रहा है वीक। एचडीएफसी हल्के से लाल निशान के साथ खुल रहा है, एचडीएफसी बैंक। तो ये जरा देखना होगा कि आज कितना तेज़ मोमेंटम और आता है। निफ्टी 50 के अलावा वाले जो शेयर्स हैं, एक बार ज़रा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है। बंधन बैंक खुल रहा है अपने नंबर्स की बदौलत 5% ऊपर। ये गिरता हुआ चार्ट था, आज गैप कर रहा है, लास्ट की क्लोजिंग भी ठीक इसकी हुई थी, तो 2 दिन में करीब ये 7% ऊपर आया हुआ है। ठीक, पीएनबी भी आज 4% गैप के साथ कर रहा है, ये भी नंबर्स का इम्पैक्ट दिखाएगा। भेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एनटीपीसी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। ये 2 शेयर और है, यहाँ पे बढ़त 2 से 3% तक की है। जो कमज़ोर शेयर है उसमें एसबीआई कार्ड खुलेगा नीचे 2.5%, आईडीएफसी खुलेगा 1% और आरएसी खुलेगा आधे से % के आसपास की गिरावट के साथ। ये सब टिपिकली नंबर्स का इम्पैक्ट लेके चल रहे हैं, और खुलते ही करीब 16 लाख शेयरों के सौदे लग जाएंगे पीएनबी पे भी। ये कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ठीक है, एक पॉइंट था नोटिस करवाने का जो हमने आपको नोटिस कराया। चलिए ट्रेड के लिए हो जाए तैयार। 17 सेकंड बाद मार्केट्स के अंदर टिक आना शुरू हो जाएंगे। आज मेरे को लिस्ट में वैसे मैं आपको बताया था, एचडीएफसी बैंक का आज लाल निशान में, तो रिलायंस हल्की सी बढ़त, सिर्फ 5 रुपये की बढ़त के साथ आज ओपन कर रहा है। इंडिया विक्स 12.25 के आसपास है। पुट कॉल रेशियो में निफ्टी स्लाइटली महंगा है, बैंक निफ्टी अभी भी सस्ता और एक कैचअप रैली का आंकड़ा बनता है। लेकिन अगर एचडीएफसी की सपोर्ट मिले तो 1600 शेयर आज एडवांसेस के साथ खुले। 113 शेयरों के साथ आज मार्केट ने ओपन किया और अब 137 है। मार्केट ने 24,970 के आसपास, अभी 25,000 का हमने हाई नहीं टेस्ट किया। आज का जो हाई लगा है निफ्टी का वो लगा है 24,980 का, तो 20 पॉइंट से 25,000 अभी हम छोड़े हुए हैं। देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी चेक करेंगे ना, तो उसका आज का ओपनिंग का लेवल था 51,540 और उसके बाद ही उसके ऊपर आ गया, 595 आ गया। ठीक है, अभी 600 के बढ़ गया। तो मैंने जैसे आपको सुबह बताया ना, थोड़ा कैचअप है, तो बैंक निफ्टी आज मैं ज़्यादा देखूंगा बजाय निफ्टी के अंदर। मेरे को निफ्टी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, एक तो गैप करता है और दूसरा उसने जो मोमेंटम दिखाना था फ्राइडे को ही कैचअप में करके दिखा दिया था। आज अगर एक्सटेंशन है उसमें गैप ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। खैर एनी हाउ, मैं अलग अलग स्टॉक्स भी आपके सामने रखूंगा। इंडाइसिस के लिए मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करूंगा आज बैंक निफ्टी के साथ करूंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं करूंगा। ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स, निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, निफ्टी का पावर इंडेक्स, ये जरा तीनों दिखा देना। और इन सभी इंडाइसिस में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा इंडाइसिस से आइडिया लग जाएगा कि सेक्टर की चर्निंग कैसे मार्केट के अंदर हो रही है। अभी एफएमसीजी फिर से बैक बर्नर हो गया। फार्मास्यूटिकल्स भी दिखाओ एक बार, फार्मा वाला भी, तो फार्मा इंडेक्स भी हल्का सा आपको बढ़त दिखेगी। निफ्टी के वैसे बाय द वे फ्यूचर्स 25,000 के ऊपर आ गए हैं क्योंकि उसमें प्रीमियम है और उसके फ्यूचर्स 25,000 के ऊपर आ गए हैं। अगर कोई फ्लैश करके दिखाना चाहे तो नीचे ब्रेकिंग के तौर पर दिखा दे कि निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स 25,000 के ऊपर है। स्पॉट अभी नहीं आया, 980 का हाई बना है। नीचे अगर दिखाना चाहे तो नीचे भी दिखा सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी है, 1800 वर्सेस 250-300 शेयर ही हैं। तो आज देखो बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद 500 के रेंज में खुला था, अब 700 के रेंज में आ गया है। और जबकि निफ्टी जिस लेवल पे खुला वहीं रुका हुआ है, निफ्टी ने जिस लेवल पे खुला वो वहीं रुका हुआ है। जबकि बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके कैचअप करते हुए 420 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ये खुला था सिर्फ 300 पॉइंट, 350 पॉइंट के आसपास का, तो 100 पॉइंट की तेजी तो खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने जोड़ी है। ठीक है, एनी हाउ, एचडीएफसी बैंक अभी भी लाल निशान में, रिलायंस करीब 13 रुपये ऊपर आ गया है। और कुछ शेयर में आपको और भी नोटिस कराता हूँ, आप उसको ज़रा नोटिस करते जाइएगा, देखते जाइएगा। ठीक, 1-2 शेयर ये बस, ज़्यादा आपको मैं समय नहीं लूँगा, फिर आपको ओपनिंग के ट्रेड भी पता करवाने होंगे।
जिन शेयर्स के अंदर एक बार बंधन बैंक दिखाना कि करीब 5% ऊपर था, ये कि अभी भी 5% ऊपर है, अभी 6% हो चुका है। इसके अलावा कोलपाल दिखाओ, एक एफएमसीजी का शेयर है, ये ऊपर निकल के आया आज 2.5%। इंडिगो के अंदर वीकनेस आई है, आज थोड़ा और पिट सकता है इंडिगो, ध्यान रखिएगा, 2.5 नीचे आइए। बायोकॉन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अशोक लेलैंड ने खुलते हाई टेस्ट कर दिया, नौकरी, टीवीएस मोटर, LIC, VBL, इन सब ने आज खुलते ही शेयर ने हाई टेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, अब जरा हीट मैप एक बार और जरा लेके आइए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डाइवर्जेंस है वो आपको साफ दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी कैचअप करने के मूड में है, करीब 500 पॉइंट की तेज़ी आ चुकी है, जबकि निफ्टी जहां खुला उसने अपनी ओपनिंग के हाई को, आज का हाई है 980 का, उसको एक बार भी ब्रेक नहीं किया, जबकि निफ्टी जहां खुला वहाँ से करीब 200 पॉइंट और जोड़ चुका है। ये इसकी पावर है और ये टेक्निकल्स का और डाटा की स्टडी है जो हम आपके सामने रखते हैं। इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये आपको 3 बैंक तो आपको हीट में भी दिख रहे होंगे। अगर HDFC थोड़ा भी सपोर्ट कर देता तो डाइवर्जेंस बहुत बड़ा भी हो सकता था। खैर 25,000 फ्यूचर्स पे पार निकल गए हैं, ये टिकर टीम ने आपके नीचे फ्लैश कर दिया है। आप देख भी पा रहे होंगे निफ्टी फ्यूचर्स 25,000 के पार है। इसको आप वाइप के तौर पर, ब्रेकिंग के तौर पर जहाँ लिखना चाहें, जो लिखना चाहें वो लिख, लेकिन अभी स्पॉट पार नहीं हुआ, ये बात इसलिए फ्यूचर्स मेंशन करके रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ एक हिट मैप के अंदर आपको ट्रेड दिख रहे होंगे। फार्मास्यूटिकल और थोड़े डिफेंसिव शेयर्स पीछे हटे हुए हैं आज। और ओपनिंग के अंदर स्मॉल एंड मिड कैप क्या कर रहा है ये पता कर लेते हैं, फिर ओपनिंग के ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पे भी एक्शन भरपूर है, क्योंकि अगर अभी इंडेक्स फ्रंट के देखें तो वहाँ पे स्मॉल कैप में लगभग 1% की तेज़ी है। उसके अलावा मिड कैप में भी लगभग 1% का मुछाल देख रहे हैं, पर कई सारे काउंटर्स जो हैं वो फोकस में ज़रूर है। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे एक्शन जो हम देख रहे हैं वो है स्पंदना स्फूर्ति, यहाँ पे 7% का कट है। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 2% की गिरावट है। सारथी आरती ड्रग्स में भी 2% की हम गिरावट देख रहे हैं। बंधन बैंक यहाँ पे अभी डिम्पी ने हाईलाइट किया था कि 5% की तेज़ी के साथ शुरुआत हुई है और आप देखिए उसके बाद 9% का उछाल बंधन बैंक दिखा रहा है। सिटी यूनियन बैंक में भी लगभग 8% का उछाल है। IOB, यूको बैंक, ये कुछ छोटे मझोले बैंक ज़रूर है जहां पे अच्छा एक्शन देख रहे हैं हम, 6 से 7% की तेज़ी। और इसके अलावा PNB भी अच्छे नतीजों के बाद 5% ऊपर है। कुछ एक फार्मा काउंटर्स में भी जोश है, जैसे कि FDC लिमिटेड, यहाँ पे 4% की तेज़ी है। इसके अलावा वर्लपूल आज कई दिनों बाद जो है ऊपर आया है, 3% की यहाँ पे उछाल देख रहे हैं। अदानी एनर्जी, इसकी हमने बात की थी कि जेफरीज की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, यहाँ पे 2% की तेज़ी के साथ शुरुआत की कंपनी ने। और साथ ही सीमेंट पैक में भी एक्शन है, जिसमें हिल्डरबर्ग सीमेंट, यहाँ पे 2% से ज़्यादा की फिलहाल हम तेज़ी देख रहे हैं। कुछ एक रेलवे काउंटर्स जैसे कि एयरकॉन जैसे काउंटर्स भी उछलते हुए नजर आए हैं, पर क्लियरली आज अगर हम देखें तो बैंकिंग का ही दिन दिख रहा है, क्योंकि हालांकि बैंक निफ्टी में इंडेक्स के फ्रंट पे तो तेज़ी है ही, 1% का उछाल है, पर कई सारे छोटे मझोले बैंक्स हैं जहाँ पे ज़बरदस्त एक्शन आज हम फिलहाल देख रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट से ओपनिंग ट्रेड्स लेने की। ठीक है, तो बैंकिंग से बढ़िया सपोर्ट है। निफ्टी बैंक है 550 अंक ऊपर, 51,770 का लेवल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। हमारे 5 के 5 एक्सपर्ट तैयार हैं आपको बढ़िया ओपनिंग ट्रेड्स देने के लिए। और शुरुआत करेंगे शिवांगी आपसे। बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने? शिवांगी प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। जी मेरी हाँ। नजर अपोलो टायर्स पे है। स्टॉक जो है अपने वीकली हायर बेस को, हर्डल जोन्स को सरपास करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा है पहले भी 550 का एक काफी एक हर्डल जंक्चर बना हुआ था, उसको स्टॉक अब काफी बखूबी से निकालते हुए नजर आ रहा है। RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। पूरा जो फोकस है वो ऑटो स्पेस में है ही, बट ऑटो एंसिलरी पैक जो है वो अब इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो स्पेशली टायर स्पेस में भी हमने देखा लास्ट वीक भी काफी एक अच्छा एक्शन था। तो यहाँ पे अपोलो टायर काफी पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट 585 के टारगेट के लिए और 550 की एक स्टॉप के साथ।
550 का स्टॉप लॉस, 585 का टारगेट अपोलो टायर्स के लिए। ये एक बढ़िया शेयर फिर से रिबाउंड देने की कोशिश कर रहा है। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर भी शेयर पहुंचा है आज ये अपोलो टायर्स का। दिवांग, आपका डायर पर क्या है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? यहाँ पे एनटीपीसी देखना चाहेंगे। एनटीपीसी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। 405 के अराउंड स्टॉक चल रहा है। 395 का स्टॉप लॉस रखना है 420 का टारगेट के लिए। 420 या 430? 420। 420 रुपए, ठीक है। एनटीपीसी नंबर भी ठीक ठाक आए थे। शेयर चल रहा है 2% ऊपर है, 405 रुपए का भाव है। 395, 10 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस और 15 रुपए ऊपर का टारगेट आपके लिए एनटीपीसी में बन जाएंगे। रत्नी जी, आपकी नजर कहाँ गई है, क्या खोजा है आपने? मेरे पास एक के फिनटेक है। के फिनटेक में काफी अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पे के फिनटेक में मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनल भी काफी बड़ी तेजी बन सकती है। यहाँ पे 790 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 880-900 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। एक और है मेरे पास में ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट में काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसमें पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। 340 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है कि 400 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, 2 शेयर आपको मिल गए। के फिनटेक 780 का स्टॉप लॉस, 900 तक के टारगेट, और दूसरा ओरिएंट सीमेंट 340 का स्टॉप लॉस होगा और 400 रुपए का टारगेट आपके लिए इसमें बन जाएगा। कुणाल जी, एक शेयर आपकी तरफ से या 2 शेयर आपकी तरफ से भी है? मेरे ओर से अभी एक ही स्टॉक है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अभी परफॉर्म कर रहा है। केटी के बैंक मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। केटी के बैंक में यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल 234 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप खरीदारी करके चलिए। 226 के एसएल के साथ टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 243 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और 243 जैसे ही ब्रेक होता है 255 तक के भी लेवल दिखाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो केटी के बैंक यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, कर्नाटका बैंक आपके लिए 226 का स्टॉप लॉस, 243 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 255 रुपए के टारगेट आपको मिल जाएंगे कर्नाटका बैंक में। तो बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में हो और बैंकिंग के स्टॉक्स निकल के आ भी रहे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन अगर आप देखेंगे वायदा में तो आपको टॉप 3 जो गेनर्स हैं, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, पीएनबी, ये सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स, और सब में 6% से लेके 8% के आसपास की बेहतरीन तेजी हम देख रहे हैं। 500 अंक ऊपर हो गया है निफ्टी बैंक, 51,800 के ऊपर। और आज आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में सरकारी बैंकों में लीड कर रहा है एसबीआई, करीब करीब 2% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा दिग्गजों की बात करें अगर प्राइवेट बैंकिंग के, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक में हम तेजी देख रहे हैं। गुरांग सर, आपकी नज़र कहाँ पर है? सर, बैंकिंग में कोई आप शेयर सजेस्ट करेंगे जो आपको बेहतर लग रहा हो? पलड़ा तो दोनों तरफ बराबर है। संतुलन बना करके चल रहे हैं जहां तक निवेश की राय है, सरकारी बैंकों में और निजी क्षेत्र बैंकों में। लेकिन एक बैंक जिसके नतीजे बेहतर आए और जो कि सुधार के तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है वो है पीएनबी का स्टॉक। आज नतीजों के आधार पर 4-5% ऊपर था जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी, अभिषेक। तो शुरुआत कीजिए इस दर से और फिर गिरावट पर और जुड़ते जाए। पीएनबी 127 का भाव है, 6% ऊपर है। नंबर्स इसके भी ठीक आए थे। ये आपको खरीदने की सलाह दी जा रही है गौरांग शाह की तरफ से। दिवांग, आपको शुक्रिया करें, उसके पहले जरा कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच देवांग, आज समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। शिवांगी, एक बार अशोक लेलैंड आप चेक कीजिए। यूबीएस का अपग्रेड आया था नतीजों के बाद, नतीजे ओवरऑल ठीक ठाक थे, कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी कंपनी की। हालांकि प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा था, लेकिन 250 रुपये के ऊपर जाकर अभी ट्रेड कर रहा है अशोक लेलैंड का शेयर। आपको लगता है कि इस सीरीज में 300 भी पहुंच जाएगा शेयर ये? जी बिल्कुल अभिषेक जी, हम देख रहे हैं कि पूरे ही ऑटो एंसिलरी पैक जो है काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पूरे बुल रन में ये एक ऐसा फैक्टर रहा है जो कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट किया है और करते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे बाजार में स्ट्रेंथ को ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिलते हुए नजर आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम अशोक लेलैंड में भी काफी पॉजिटिव है। स्टॉक का जो एक प्रीवियस 250 के आसपास
हर्डल जंक्चर था वो स्टॉक ने अच्छी तरह से सरपास किया है। इसमें हमने देखा है कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स पूरे ऑटो स्पेस में हम देख रहे हैं कि अच्छा है, तो टेलविंड मिलते हुए ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पे 265 इमीडिएटली और फिर इस सीरीज में अच्छे लॉन्ग्स रोलओवर्स कैरी होने के कारण 300 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। 250 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें और ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। ठीक है, कुछ-कुछ स्टॉक्स हम और ढूँढ रहे हैं आपके लिए जहाँ पे ओपनिंग का अच्छा फ्लेवर मिल जाए। लेकिन आज हो क्या रहा है ना, निफ्टी गैप के साथ कर रहा है, वहाँ से करीब-करीब वो थोड़ा और नीचे खिसका है, जबकि बैंक निफ्टी नहीं खिसका। यही बात मैं आपको सुबह भी नोटिस करा रहा था कि निफ्टी का जो एक्सपायरी का सेशन जुड़ गया बजट के साथ, वो अपना काम कर चुका है। आज एक कैचअप होगा और बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा दिखेगा। अभी भी आप देखोगे बैंक निफ्टी करीब पौने 500 पॉइंट ऊपर है, जबकि निफ्टी ने अपने 120-130 पॉइंट से करीब 40 पॉइंट खो दिए ऊपर से जो गैप मिला। आप एक चार्ट दोनों का एक साथ दिखा सकोगे तो क्या ज़्यादा अच्छे से दिखता है। नहीं दिखा पाएगा छोड़ दो, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करीब 10 रुपये ऊपर आपको अभी आके ट्रेड कर रहा है। कुछ शेयर और भी है मेरी लिस्ट में। अच्छा, मैं पहले एक बार जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स को सबको चेक कर लेता हूँ। मेरे को कोई भी शेयर ऐसा नहीं दिख रहा जो ख़राब है। 3100 के ऊपर अडानी एंटरप्राइजेस वापस आ चुका है। एक बार ज़रा दिखाएंगे, अडानी एंटरप्राइजेस 3100 के ऊपर है। रत्नेश जी, क्या करना चाहिए इसमें? इंटरप्राइजेस में आप देखेंगे तो इसमें भी सेम, इसमें भी काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाई दे रहा है, पर बस ये है कि अपने की एवरेज के बाद में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी चार्ट पे किसी तरह के बड़ी तेजी के सिग्नल नहीं है। टेक्निकल बाउंड जो आ सकता है 3150 तक आ सकता है। बहुत बड़ी तेजी में यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। तो 3070 3080 रुपए के स्टॉप लॉस से कोई पोजीशन है तो वो बनी रहे। 3140-50 तक के टारगेट, बस बड़ी तेजी की अभी मुझे उम्मीद नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार ज़रा पिरामिड एंटरप्राइजेस आप चेक करना, आप ही चेक करो एक बार। रत्नेश, पिरामिड एंटरप्राइजेस मैंने मार्केट के खुलने से पहले भी पता किया था, थोड़ा स्लो मूविंग होगा बट बढ़िया शेयर है, बढ़िया अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। PEL दिखाना। और बिल्कुल आज ये थोड़ा सा गैप अप के साथ में खुला है। कल की तेजी को फॉलोअप दे रहा है। वीकली चार्ट में देखें 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आज जरूर इसने ओपन दिया है, तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये इसी लेवल के आसपास बंद होता है तो हमको फिर यहाँ से 1060-1100 तक के लेवल आ सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस भी पास का बन जाएगा, 960 रुपए का स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो एक स्टॉप लॉस से जरूर तेजी करी जा सकती है। गुरांग सर, ये स्पाइस जेट के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? वैसे तो ये कुछ टेलीकॉम जैसी हालत हो गई इनकी। भाई पहले दो ही प्लेयर, भारती एयरटेल रह गया था, आइडिया था, जियो था, फिर धीरे धीरे करके आइडिया गुम होता गया, लेकिन आइडिया के वापस से कम बैक हो रहा है अभी, है ना। तो ऐसे ही एविएशन में भी हो रहा है। अभी आप देखो सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिगो, फिर दूसरा प्लेयर है जो नॉन लिस्टेड प्लेयर है टाटास। मैं एयर इंडियाज़ को और विस्तारा को, दोनों को टाटा में ही मान रहा हूँ, दोनों की टाटा की होल्डिंग है अपनी, ठीक। तो ये दोनों एक होगी जो कि नॉन लिस्टेड प्लेयर है। थर्ड प्लेयर है जो आइडिया की तरह है एविएशन में, वो है स्पाइस जेट। अगर इसमें बेटिंग करनी है तो कर सकते हैं क्या? कुछ बातें और कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि मारन फैमिली ने कुछ केस कर दिया था, फिर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। वर्किंग कैपिटल को लेकर के दिक्कत है स्पाइस जेट के बैलेंस शीट में, और अनिश्चितता का वातावरण कुछ ज्यादा है। अगर आप हमें उड़ान क्षेत्र में पसंदगी पूछेंगे तो मैं जाहिर है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो को पसंद करूंगा, और काफी लंबे समय से ये पसंदगी रही है। डिम्पी, इंडिगो आईपीओ में भी हमने बहुत साल पहले जब आईपीओ आया था तब निवेश की राय दी थी, और उसके बाद निरंतर नतीजे सुधर रहे हैं, रियलाइजेशन सुधर रहे हैं, कनेक्टिविटी सुधर रही है। हवाई जहाज का जो इन्होंने ऑर्डर दिया है, आज ही कुछ रिपोर्ट है मेरे ख्याल से कतार एयर के पास से ये लोग कुछ अपने एयरक्राफ्ट लीज पे ले रहे हैं, ड्राई लीज पे ले रहे हैं, और अपनी कनेक्टिविटी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के तरफ से निरंतर पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से नए हवाई अड्डे खोले गए हैं तो कनेक्टिविटी सुधर रही है। तो जब सबसे बेहतरीन कंपनी आपके पास हो तो फिर आपको स्पाइस जेट के तरफ क्यों जाना है? सिर्फ भाव देख करके वो समझदारी का काम नहीं होगा। इंटरग्लोब हमें ज्यादा पसंद है।
इंडिगो आपको ज़्यादा पसंद है। भाव देख के स्पाइस जेट के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको एक प्लेयर जो सबसे अच्छा चल रहा है उसी में टिके रहने में समझदारी है। 9:45 पर बंधन बैंक के मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ होंगे। रतन कुमार केश हैं जो कि मैनेजमेंट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। बंधन बैंक के मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत 9:45 पे। आज बंधन बैंक मार्केट का फ्लेवर है। नंबर्स जैसे भी आए हैं लेकिन उसका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रिएक्शन उस समय आ रहा है जिस समय ये शेयर अपनी बुरी स्थिति में से है। पिछले 2 क्वार्टर से तो मैं ही लगातार नोटिस कर रहा हूँ और इसके अंदर दिक्कत थी। फिर बंधन बैंक के साथ एक प्रॉब्लम थी, मैनेजमेंट जो चेंज हुआ, ठीक है, वो इसके लिए एक डैम्पनर हासिल हुआ। अब असेट क्वालिटी, एनआई, आगे का रोड मैप, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आज 9% चला है। आज ध्यान होगा, मैंने गुरांग सर से आते ही सबसे पहले इसी शेयर के बारे में पता किया था कि गुरांग सर बंधन बैंक पे आपकी रीडिंग क्या, आपने नंबर्स देखे हैं? क्योंकि नंबर्स देखने के बाद, चार्ट देखने के बाद ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो रही थी कि आज कुछ ना कुछ एक बड़ा मूव कवरिंग के तौर पर आ सकता है और नंबर से एग्जैक्ट पहले 2% की जो तेज़ी इसके अंदर आई थी वो इंडिकेशन देने के लिए बहुत थी। अब आप देखिए, कोई इसको कह रहा है कि 200 रुपये तक का लक्ष्य हमारा, हम होल्ड कर रहे हैं। ये अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं, तो ये सब रिपोर्ट्स भी आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले गौरव भी लेके आए थे। इसलिए सब चीज़ों को ना डॉट्स का कनेक्ट करते चलिएगा। मैं तो अपनी स्क्रीन से एक भी शेयर ऐसा नहीं पूछता हूँ जिसमें मेरे को सिर्फ पूछने के लिए पूछना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को टाइम पास करना है तो मेरे को शेयर पूछना, मैं तो ढूंढ ढूंढ के लिखता रहता हूँ, उसके बाद फिर आपसे आके पता करता हूँ। एक शेयर जो मैंने सुबह सारे शेयर्स पूछे थे ना, उसमें से रह गया था पूछना, वो है लवेबल लॉन्ड्रीज के नाम से एक शेयर है। एक बार ज़रा दिखा पाएंगे आप? और कुणाल परार होंगे हमारे साथ। कुणाल जी, एक बार ज़रा लवेबल लॉन्ड्री चेक करना। ये मैंने एक ब्रेकआउट शेयर के तौर पर निकाला था, मेरे पास कोई न्यूज़ व्यूज़ नहीं है इसके अंदर, हाँ मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। लेकिन आज का वॉल्यूम अच्छा है, करीब 92 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। और एक बार ज़रा चेक कर लेना, 92,000 का इनफैक्ट। और आज प्राइस एक्शन भी ठीक है, ये बढ़िया चल सकता है क्या लवेबल? वेल बहुत ही बढ़िया स्टॉक ढूंढा है डीपी जी आपने। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है 151 के लेवल का। फिलहाल 161 162 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर मैं एसएल की बात करता हूँ डीपी जी, तो लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो एसएल हम तकरीबन आएगा नीचे में 155 का ही एसएल आएगा। 164 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं, तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 175 का पहला टारगेट है और जैसे ही 175 ब्रेक होगा टिम्बी जी, इसमें हमें 188 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यस, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी इसमें। ठीक है, ऐसे कुछ एक शेयर आपको और भी दिखाऊंगा। ये करीब अब शेयर 4% ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर पहले करीब 2% के मोमेंटो के साथ चल रहा था। मेरे को आप थोड़ा सा समय और दीजिए, मैं ऐसी तरह के 1-2 शेयर आपके लिए और ढूंढ के रखता हूँ जिसके अंदर स्विंग का बेनिफिट मिलेगा। बस शेयर जिसे कहते हैं ना, फटने को तैयार है, बस अभी पकड़ो और अभी आपको जल्दी से अच्छे से एंट्री मिल जाएगी। फिर बाद में शेयर जब ग्रिप में आ जाएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन ऐसे कुछ एक शेयर्स मैं अभी ढूंढ के आपके लिए निकालता हूं। जब तक मेरे सहयोगियों के पास काफ़ी सारे और क्वेश्चंस भी हैं, वो पता कर लेंगे। इन बिटवीन मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, सिर्फ 2-4 मिनट का। मैं 1-2 शेयर फाइनल करके आपके सामने वापस लौट के आता हूँ। अभिषेक, ठीक है। लवेबल लॉन्ड्री 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अच्छा गौरांग सर, आपसे ना एक बार बैंकिंग पर फिर से आऊँगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में जो हम मूव देख रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। और अच्छा, मिड कैप के सरकारी बैंक जो हैं, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ये तमाम बैंक चलते थे और जब चलते थे तो उनकी तेजी यकीन नहीं होता था कि सस्टेन कितने करेंगे, एक रेंज में फिर भी रहते थे। लेकिन पिछले साल भर में अगर देखेंगे, एक साल में तो सारे के सारे शेयर ये डबल हो गए हैं अपने प्राइस से। एनपीएस तो कम किया गौरांग सर, और क्या कुछ पॉजिटिव्स हो रहा है ये मिड कैप पीएसयू बैंकों में, और क्या इनमें कोई आपकी पसंद है जहां पर लगता हो कि पैसे अभी और बन सकते हैं? देखिए, सुधार निरंतर होना चाहिए अभिषेक। 1-2 तिमाही में सुधार आए, उस पर बुनियादी तक का आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। सरकारी बैंकों में जो पहले हमारी 5 पसंदीदा कंपनियां हुआ करती थी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। छठी बैंक सरकारी जो हमने हाल ही में नतीजों के बाद खरीदारी की सूची में जोड़ रखी है, वो है इंडियन बैंक। हमें लग रहा है कि इस बैंक में भी बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और सुधार निरंतर होते हुए आता नजर आ रहा है। तो इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय है। 650 के पार के मेरे ख्याल से लक्ष्यांक, अगर मुझे सही याद है तो। लेकिन खरीदारी की राय इंडियन बैंक। छोटी बैंकों में दिक्कत ये है कि जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि नतीजे जो है
वो निरंतर तिमाही दर तिमाही कम से कम साल 1.5 साल के लिए अच्छे आने चाहिए और ग्रॉस और नेट एनपीए में काफी नीचे के तरफ के आंकड़े आने चाहिए, प्रोविजनिंग में सुधार होना चाहिए और मार्जिन्स में इजाफा होना चाहिए। वैसी परिस्थिति कुछ छोटी सरकारी बैंकों में नजर नहीं आती। ठीक है, इंडियन बैंक को लेकर ये व्यू। शिवांगी, हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स फिर से एक बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, तमाम शेयर चल रहे हैं। अतुल लिमिटेड जरा चेक कीजिए, चूंकि एफएनओ का स्टॉक है ये, 7,900 रुपये का भाव, महीने भर में 20% के आसपास की तेजी हो गई है। ये तेजी है, इसको कहाँ तक लेके जाएगी? आज ये नई ऊंचाई पर शेयर ये पहुंचा है 52 हफ्ते के। जी बिल्कुल, अतुल की बात करें यहाँ पे हमने देखा है कि लगभग वीकली बेसिस पिछले 7 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर हाईज हायर लोज फॉर्मेशन हुए हैं और स्टॉक जो है अब गैप अप ओपनिंग के बाद भी काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों से वॉल्यूम्स काफी शानदार रूप से देखने को मिले हैं, तो ये स्टॉक डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। 8,000 तो इमीडिएटली है, बट 8,200 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस स्पेस में से रिलेटेड हो गया, बट दीपक नाइट्राइट भी काफी अच्छे लग रहा है और अपने एक अच्छे 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है काफी स्टेडीली स्लो एंड स्टेडीली अपवर्ड्स अपना सपोर्ट्स शिफ्ट किया है। तो ये एक स्टॉक है जो काफी सस्टेनेबल लग रहा है और एक ऑफ कोर्स पूरे एक बाजार का एक मोमेंटम भी मिलते हुए दिखेगा। तो 3100 के लिए ये स्टॉक को भी हम देख सकते हैं। तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पे 3100 के लिए आप इस काउंटर पे देख सकते हैं। आज अतुल लिमिटेड पे हमने देखा भी था कि मोतीलाल ओसवाल का जो है काफ़ी अच्छा नोट आया था, उन्होंने रेटिंग अपग्रेड कर दी थी और उसके चलते काफ़ी एक अच्छा एक्शन भी दिखा रहा है ये काउंटर। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑटो काउंटर्स में अशोक लेलैंड जी हाँ काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है, पर एफडीसी लिमिटेड एक बार इस काउंटर पे भी राय जानते हैं, क्योंकि ये काउंटर जो है फार्मा स्पेस से जुड़ा है। जब हमने शुरुआत की थी तो 3-4% की तेज़ी दिखा रहा था, अब 7% मजबूत हो रहा है। एक बार कुणाल, आप एफडीसी लिमिटेड पे राय दे पाएंगे, कैसा दिख रहा है ये चार्ट्स पे? बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में एफडीसी में हमें देखने को मिली है एंड लगातार स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। व्यू जो है मेरा पॉजिटिव साइड का ही है। एफडीसी में स्टॉक ने रिसेंट का जो टॉप है 521 का, उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। 540 के अराउंड स्टॉक ट्रेड करा, अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो यहाँ से जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का ही है। मैं नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि रिस्क भी उतना फेवरेबल नहीं है। नीचे 496 एक सपोर्ट आ रहा है, सो अगर ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 580 और 580 जैसे ही ब्रेक होगा 630 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। 630 के लेवल्स जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है, यानी मौजूदा स्तरों से लगभग 90 रुपए ऊपर, तो इस पे आप ध्यान ज़रूर रखें। पर आज एक और काउंटर फोकस में है, वो है ऑयल इंडिया। यहाँ पे देखिए लगभग 3% की तेज़ी है, पर एम्बिट ने जो कवरेज की शुरुआत की है वो 800 रुपये से ज़्यादा के टारगेट्स दे रहे हैं, यानी मौजूदा स्तरों से 43% अपसाइड जो है ये ब्रोकरेज हाउस देख रहा है। स्टॉक में भी देखें तो थोड़ा मोमेंटम ज़रूर है, क्योंकि चार्ट्स पे पिछले डे का हाई क्रॉस करता हुआ दिखा है, पर कितना सस्टेन कर सकता है ये रत्नेश 3% की तेज़ी? क्या आज ही इंट्राडे थोड़ा और मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे आप सुझाएंगे या अभी इससे थोड़ा बच के रहे? ऑयल इंडिया को काफी बड़ी तेजी ऑलरेडी देखने को मिली थी, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जरूर स्ट्रेच है चार्ट पे। यहाँ पे किसी के पास पोजीशन है तो उसको स्टॉप लॉस से ट्रेड करने की सलाह रहेगी मेरी 540 रुपए की। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, पर अभी नेगेटिविटी किसी भी तरह की चार्ट में कंसोलिडेशन करने के बाद में वापस से अगर ये 580 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मुझे ऐसा लगता है जो तेजी है वापस से रिज्यूम हो जाएगी, जो इसको 623 650 तक के लिए लेके जा सकती है। एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को ट्रेड करा जा सकता है। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर आप निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो बढ़त बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जहां से आए थे वहां से और नीचे गए हैं, उल्टा भी सिर्फ 60 पॉइंट की बढ़त रह गई है। यही सुबह सुबह ने आपको नोटिस हमने करवाया था जब पहला टेक बताया था, और ये बात कहती थी आज बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। आज मेरी नज़र बैंक निफ्टी पर ज़्यादा है। आपको पता है बैंक निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर हो गया? 600 पॉइंट। जहाँ से खुला वो डबल कर चुका है। 300 पॉइंट ऊपर खुला था, 600 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी इस समय। वजह बहुत अच्छा
क्या कोई मेरी पढ़ाई है क्या इसके अंदर, मैं कोई मास्टर्स हूँ क्या, या मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ पकड़ी हुई है। 31 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी है, एक्सपायरी का इम्पैक्ट अभी आया नहीं है। रोल ओवर कल मैंने चेक किया 63% का रोल ओवर हो चुका है। अभी आज रोल ओवर 80% तक लेके जाना है, आज या कल में 2 दिन के अंदर ही, तो 80% का एवरेज रोल ओवर आना है। अभी 17-18% की कवरिंग आना बाकी है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, चला हुआ नहीं है, कैचअप रैली होनी थी। 51,800 का हमारा टारगेट है, टारगेट हिट हो गया। प्रोड्यूसर साहब नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि 51,800 का हमारा टारगेट था, वो अचीव हो गया। ठीक है, और ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है। मैं समझ सकता हूँ हमारे चैनल की कुछ पॉलिसीज़ है, हमारे प्रोड्यूसर साहब की कुछ मजबूरियाँ हैं, वो एक अलग हैं, लेकिन आप ये देखो कि 51,800 900 सुबह खुल्लम खुल्ला आपके सामने बोल रहे हैं। और कैसे बोलें और कैसे कहें और कैसे बात रखें, ये सब कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं डाटा की हेल्प से ही सब कुछ कहें और डाटा की हेल्प से ही सब कुछ आपके सामने बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी नोटिस करते रहिएगा, सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। विक्स 4% ऊपर है, उसका कोई मतलब नहीं है। 4% ऊपर है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 15 तक का जब तक विक्स आएगा नहीं, मार्केट के अंदर फियर वापस लौटेगा ही नहीं। खैर, HDFC बाय द वे वो भी हरे निशान में आ गया। 1 रुपये की ही तेज़ी है, बट तेज़ी तो है। ठीक, तो एक शेयर आप ध्यान रखिएगा। एक शेयर मैंने आपके लिए निकाला है, एक बार जरा स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब आप जरा ढूंढ के बताइएगा आपके पास है वो शेयर। हुतामाकी के नाम से एक PPL के नाम से एक कंपनी है, पहले पेपर प्रोडक्ट हुआ करती थी, PPL के नाम से फेमस हुआ करती थी। हुतामाकी HUH, एक्चुअली ये जैपनीज कंपनीज है, इसलिए इसका नाम ऐसा हो गया हुतामाकी। HUHTA के नाम से मिलेगी, HUHTA डालेंगे आ जाएगी हुतामाकी इंडिया लिमिटेड। आपके पास है? नहीं है, छोड़ दीजिए, मेरे से उठाइए, यहीं से मेरी स्क्रीन से उठाइए, आ गया। ठीक है, 3.5% ऊपर है हुतामाकी PPL। मैंने इसलिए ढूंढा क्योंकि सभी लोग करीब करीब FMCG की बात बोल रहे हैं, सभी का मानना है कि FMCG बहुत बढ़िया से अच्छे से चल सकता है। ये तो पैकेजिंग की कंपनी है और ये FMCG के अंदर बहुत बढ़िया से प्ले लेके आ सकती है। हुतामाकी 390 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, मैंने सब कुछ आपके सामने डाल दिया। अपने वित्तीय सलाहकारों से इसके बारे में आप कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया वाला इसके अंदर ब्रेकआउट आया हुआ है और एक कैचअप ब्रेकआउट जिसे कहते हैं ना, कि एक बार का ब्रेकआउट होने का साइडवेज होने के बाद फिर से चलने के लिए शेयर तैयार हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस कीजिएगा, हुतामाकी PPL लिमिटेड, ये एक शेयर है जिस पे आपको नोटिस करना है। रतेश भाई एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा, हमारी अपनी स्टडी को आप ज़रा तवज्जो ना दीजिए, आप अपनी इंटेलिजेंस से बताइए शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये काफी टाइम से इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जब भी थोड़ा सा सप्लाई जोन के आसपास में आता है, थोड़ा सा वीक छोड़ता है यहाँ पे, तो 400 रुपए, 402, 405, 400 से 405 की जो रेंज है, थोड़ी सप्लाई जोन है, तो बिल्कुल चलने को तैयार है। पर एक बार थोड़ा सा मेरा भी 405 के ऊपर निकले तो एक फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, वहाँ पे 380 स्टॉप लॉस लगा लेंगे। उसके बाद में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा। उसके बाद में भी जो टारगेट बन सकता है वो 450, 450 तक का बन सकता है। तो थोड़ा सा क्लोजिंग के हिसाब से वेट करें। सर 380 का एक स्टॉप डाल दूं सर? मैं लिख रहा हूं, आपके लिखवाने पे ही चल रहा हूं सारा कुछ। 380 का एक स्टॉप डाल दूं इसमें? बिल्कुल डाल दीजिए डिम्पी जी। स्टॉप लॉस के बिना तो कोई ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो स्टॉप लॉस कट भी गया तो यही कम से कम अपनी पूंजी तो सेव करेगा। तो स्टॉप लॉस तो बिल्कुल पहले स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए, फिर टारगेट बाद में ध्यान रखो। ठीक है, और फिर टारगेट भी बताओ। अगर 380 का मेरा स्टॉप है तो मेरा टारगेट क्या होगा? मैं, आप समझ लो, मेरे को 2-3 दिन रखना है बस। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, आता हूँ, मेरे को स्विंग का बेनिफिट लेना है, मेरे को फ्री होना है। मेरे पास 10 ट्रेड और भी है, मैं अपने पैसे को एक ही जगह पे प्लांट करके नहीं रख सकता। डिम्पी जी, जैसे मैंने कहा कि 405 ये जो सप्लाई जोन है, 400, 405 इसके ऊपर निकलेगा तो 450, 450 ये टारगेट आ सकता है। ठीक है, 405 एक डाल दो, 408 कर दो। एक बार एक काम करो, 408 एक टारगेट डालो, 450 दूसरा टारगेट डालो, T1 T2 स्टॉप लॉस डालो इसके अंदर 380 का। और ये शेयर आपकी नोटिस मैंने करवा दिया। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लीजिएगा, हमारी तरफ से स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। मैंने सिर्फ FMCG का एक ऐसा प्ले ढूंढा, मैंने सारे FMCG के शेयर खंगाले, तो मेरे को उसका एंसिलरी वाला ये शेयर ज़्यादा जमा और टेक्निकली भी मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैंने आपके सामने नोटिस करा दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। खैर, इस बीच बंधन बैंक के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। रतन कुमार जी जो कि कंपनी के MD एंड CEO हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा, मेरी तो आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है जब से आपने पोस्ट संभाली। अब आगे बढ़ता हूँ सर। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि
आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है यानी कि ब्याज से आय करीब 22% बढ़ी है, ठीक। और आगे के लेवल्स और आगे के लिवरेजेस क्या देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में सर? सिर्फ फॉर बंधन बैंक क्वार्टर वन हमेशा म्यूटेड रहता है, तो हमारा अगर आप लास्ट 2 साल देखो तो क्वार्टर वन में डिग्रोथ ही होता है, बट इस साल हमने क्वार्टर वन में वी बीन एबल टू ग्रो द बुक मार्जिनली एंड फ्रॉम दैट एक्सटेंट काफ़ी स्टेबल क्वार्टर है। एनीवेज मिडिल ऑफ क्वार्टर टू हमारा बिजनेस अपटेक इम्प्रूव होता है, and then quarter 3 quarter 4 are definitely the better quarters for us, तो वो कंटिन्यू होगा। तो हमारा आउटलुक पर्सपेक्टिव से आई विल से कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स आवर ग्रोथ रेट विल बी कंटिन्यूइंग टू बी बेटर देन व्हाट वी डिलीवर्ड इन दिस क्वार्टर। रतन सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, अगर हम आपके मार्जिन्स की बात करें यानी कि निम्स की बात करें तो वो स्टेबल रहे हैं। हालांकि अगर हम डिपॉजिट साइड की बात करें तो कासा में बहुत ही शार्प फॉल हमने देखा है। हालांकि ये इंडस्ट्री ट्रेंड भी रहा है, लेकिन आप ज़रा आगे को लेकर गाइड कर पाएंगे कि कॉस्ट ऑफ फंड किस तरह की रहेंगी, उसको लेकर किस तरह का आउटलुक को दिख रहा है आपको? इट इज़ अ फैक्ट कि डिपॉजिट में स्ट्रेस तो है, लिक्विडिटी स्ट्रेस इज देयर इन द ओवरऑल मार्केट, पूरे इंडस्ट्री में सभी का वो प्रॉब्लम आया। बट अगर आप देखो कि हमारा YOY डिपॉजिट ग्रोथ इज हायर देन द एडवांसेस ग्रोथ। सो बंधन बैंक का जो डिपॉजिट फ्रेंचाइजी डिलीवर करने का कैपेबिलिटी है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं फॉर सेवरल ईयर्स एंड सेवरल क्वार्टर्स नाउ, तो वो कंटिन्यू होगा। स्पेसिफिकली हमने पिछले 1-1.5 साल में जो 500 नए ब्रांच ऐड किया, ये ब्रांच अभी हमको डिपॉजिट गार्नर करने में मदद करेगा, तो दैट विल हेल्प अस। एक दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हमारा कोर बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया अक्टूबर 23 में। उसके बाद अभी नाउ हमारे पास टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी इंप्रूव हो गया। सो विथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हम अभी करंट अकाउंट साइड को गार्नर करने के लिए अपने जो भी ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, ट्रेड, CMS, फॉरेक्स, तो ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हमारा वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो एज एंड व्हेन यू लॉन्च वी शुड बी एबल टू गेट मोर लो कॉस्ट डिपॉजिट्स। सेविंग्स अकाउंट साइड में नए ब्रांच जो आया हमारा, और जो पुराने ब्रांच में उसमें ब्रांच क्रॉस सेल सेटअप टीम सेटअप करके उसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और स्पेसिफिक सेगमेंटेड प्रोडक्ट, वीमेन सेगमेंट, NRI, एफ्लुएंट सेगमेंट, उस पोर्टफोलियो को हमने इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उससे हमको डिपॉजिट फ्रेंचाइजी में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि हमारा जो डिपॉजिट बुक है, स्पेसिफिकली रिटेल प्लस कासा, द रिटेल बुक जो 70% है, उससे भी हम ऊपर ले जाएंगे। और हमारा जो डिपॉजिट लो लेड एसेट ग्रोथ है, दैट ड्राइव विल कंटिन्यू। ओके, नमस्कार रतन जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो आपकी तरफ से काफ़ी अच्छी कमेंट्री आ रही है, जोश वाली कमेंट्री है, पर एक फॉलोअप आपके NIMs पे भी लेना चाहेंगे कि क्योंकि आप बोल रहे हैं कि डिपॉजिट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, आने वाले क्वार्टर्स में जो ओवरऑल ग्रोथ है वो आती हुई दिखेगी। तो क्या ऐसे में NIM जो है आपके आगे जाके 7% के ऊपर के भी रेंज दिखा सकते हैं? FY25 के लिए कोई गाइडेंस नंबर आप शेयर कर पाए? सो नीम गाइडेंस आप देखो कि क्वार्टर 4 में मेरा 7.6 था हमारा, इस क्वार्टर में हम मेंटेन किया 7.6, इवन दो कॉस्ट ऑफ फंड हैज गॉन अप स्लाइटली, बट आवर बिलीफ इज गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ द इंटरेस्ट रेट रेजिम लुक्स लाइक, हाउ द कॉस्ट ऑफ फंड मूव, 7 to 7.5 वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट। तो ये तो हम डिलीवर करेंगे ऑन द नीम साइड। रतन सर, एक आखिरी सवाल है, वो है आपकी एसेट क्वालिटी को लेकर, यानी कि NPA को लेकर। हम देख रहे हैं कि जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं वो तो नीचे गई हैं, लेकिन ग्रॉस NPA में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। सर, जरा समझाएंगे कि इसको किस तरह से रीड करना चाहिए हमें? अगर आप देखो लास्ट 5 क्वार्टर में
हमारा जो ग्रॉस स्लिपेजेस है उसमें काफी इंप्रूवमेंट है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है. सो Q1 लास्ट ईयर इट वाज समथिंग इन द रेंज ऑफ 1360 करोड़. वो फिर Q2 Q3 में 1300 रेंज पे रहे. Q4 में 1017 करोड़ लेके आया है और इस क्वार्टर में हमने 891. तो हमारा स्लिपेज जो है कम होते जा रहा है, पर इस क्वार्टर में हमारा एडवांसेस ग्रोथ जो है वो म्यूटेड रहा. तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे एडवांस और ग्रोथ होगा Q2 Q3 Q4 में और हम स्लिपेजेस को इसी तरीके से कंटेन करते जाएंगे तो ऑन परसेंटेज टर्म्स GNPA NNPA विल इंप्रूव. दैट इज वन, क्योंकि हमारा रिकवरी एफिशिएंसी हैज आल्सो इंप्रूव. अगर आप देखेंगे ओवरऑल बेसिस में कंपेयर टू 284 करोड़ रिकवरी दिस क्वार्टर वी हैव डन अराउंड 417 पुट टुगेदर अपग्रेड रिकवरी प्लस जो रिकवरी फ्रॉम द राइट ऑफ पूल. दूसरा ये है कि हमारा जो DPT पूल है वो Q1 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा था 2800 करोड़ ऑन द EV बुक. That has come down to around 1436 crore. So that means our DPT pool is also coming down quarter on quarter. हाँ, ये बात है कि compared to Q4 of last financial year to Q1, थोड़ा सा inching up है हमारा DPT pool because of certain cyclical factors, also heat waves and maybe little bit कुछ general election के कारण से थोड़ा सा होता है ऐसा. But going forward ये हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस है. वी आर वॉचफुल. हम इस एरिया में काम करते जाएंगे और हमें उम्मीद है और कि हम इसको और भी नीचे लेके आएंगे. पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव करते रहेंगे, क्योंकि जो भी हमने पोर्टफोलियो क्वालिटी के ऊपर हमने जो गार्ड रेल्स डाला है ओवर द लास्ट 2 years वो काम कर रहा है और वो दिख रहा है. और जो अप्रैल 23 ऑनवर्ड जो स्पेसिफिक गार्ड रेल्स और कंट्रोल्स हमने डाला है उसका तो काफ़ी इफेक्ट है पॉजिटिवली, क्योंकि जो पोर्टफोलियो हमने डिसबर्स किया अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स उसमें हमारा जो अभी स्लिपेजेस दिख रहा है वो 5-fold इंप्रूवमेंट है ओवर लेट्स से द प्रीवियस इयर्स. सो वी आर वेरी होपफुल अबाउट इट. ठीक है रतन जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए. तो बंधन बैंक नतीजों के बाद 11% की बढ़िया तेजी और ये बैंक के जो पहले MD थे चंद्रशेखर घोष, उनके बाद ये आई थिंक कि पहले नतीजे कंपनी जारी कर रही है. बंधन बैंक में के बारे में एक बार कहा जाता है कि क्या ये ITC अगली साबित होगी. हालांकि अगर आप 6 महीने का प्रदर्शन देखें, साल भर का देखें तो अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है. ये नतीजे जरूर ठीक दिख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि स्टॉक की प्राइस यहाँ से किस तरह से ऊपर जाती है. लेकिन चलिए आपको ऑप्शंस के ट्रेड जरा सुझाते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन. रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं. अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. बाजार में बढ़िया तेजी, क्या आपने सेलेक्ट किया है आज हमारे दर्शकों के लिए? अजीत, क्या ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग अभिषेक. अभिषेक देखिए, जिस तरीके से मार्केट में टोन पॉजिटिव है और थोड़ा हाई लेवल प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट एक स्टॉक्स हैं जहाँ पे कि थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस दिख रहा था, वहाँ पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है. मारुति, LNT कुछ बड़े नामों में से ये 2 नाम हैं जहाँ पे कि एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है. इसकी 13,000 ने कॉल मारुति की, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ट्रैक्शन एक्सटेंड होना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं लॉन्ग करने के लिए. 190-95 के जोन में करीब ट्रेड कर रही है. एक स्टॉप होना चाहिए आपको 175-180 के जोन का, और ऊपर पे मुझे लगता है कि स्टॉक में दोबारा से पोटेंशियल है एक बार करीब 285 तक के लेवल पे टेस्ट करने की. तो यहाँ पे आप बेट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फ्रेश ट्रेड. ठीक है, मारुति को लेकर बुलिश हैं अजीत, और 12,700 रुपये के आसपास का भाव फिलहाल है कैश में, लेकिन 13,000 वाली कॉल आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं 214 रुपये के भाव पर. लक्ष्य होगा 285, स्टॉप लॉस 180 रुपये, अधिकतम मुनाफा 3,550 और अधिकतम जो नुकसान है वो उसका आधा 1,700 रुपये, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो है 1:2 का मारुति की इस कॉल में. अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सजेस्ट करने के लिए. लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको वित्तीय अनुशासन का पालन करना पड़ता है ऑप्शंस की ट्रेड लेते वक्त, और जो भी स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं उसका ज़रूर आप पालन कीजिए. अदरवाइज होता यह है कि फिर 10 में से 9 लोग नुकसान कर बैठते हैं, और नुकसान जो होता है औसतन वो होता है 50,000 रुपये के आसपास का. यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और आपके लिए ट्रेड खोजने की कोशिश करेंगे. आपके जाएगा.